बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है दहलीज पर चांद और इसकी राइटर है सज्जल सईद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। खुदात ऐसे मत करो, यूँ दरमियान में छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे मुकाबला करूँगी इन सब का। बेबस सी नज़रें उठाए वो चंद कदम दूर खड़े इंसान को तक रही थी जो उसे मुसलसल नज़रअंदाज किए हुए था। हदाद, अच्छा पहले पेश था तो इसका नाम हुदाद होगा। हुदाद, यहाँ तक तुम ही लाए थे मुझे, अब ऐसे छोड़कर मत जाओ। मोबाइल हाथों में पकड़े वो मुसलसल उसे पुकार रही थी। हुदाद, अल्लाह करे तुम्हारे मोबाइल को आग लग जाए। तुम आग बुझाने को पानी ढूंढो, तुम्हें वो भी नसीब ना हो। सारी गेम गारत कर दी मेरी जाहिल इंसान। दिल कर रहा है मोबाइल से राइफल निकाल कर तुम्हारे सर पर दे मरूं। सुर्ख चेहरा लिए वो सामने खड़े हुदाद को जली कटी सुनाई जा रही थी जो गालबन गेम के दरमियान में अपनी फ़ोन कॉल के बाइस उठ खड़ा हुआ था। यार कितनी गवार औरत हो तुम, नज़र नहीं आ रहा कॉल पर हूँ मैं। औरत 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 होगी तुम्हारी वो मस्वाक की डंडी जैसी दोस्त। इधर फ़ोन दो मुझे, ज़रा उससे मैं पूछूं। बाजी को घर में कोई कामकाज नहीं होता जो हर वक्त जोंक की तरह मोबाइल पर चिपकी रहती है। काली घोर आंखों को मजीद फैलाए एक जस में सोफे से उठी वो उसकी जानी बढ़ी। इतनी साफ सुथरी बातों पर हुदाद का मुंह वाह हुआ था। डाइन कहीं की कर दी कॉल ड्रॉप उसने। अब हफ्ता नाराज़ रहेगी। गालबन दूसरी जानिब मौजूद नफ्स अपनी तारीफ़ें मनोअन सुन चुका था। बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह करे सारी ज़िंदगी ना माने। अब मनहूसियत फैला रखी है जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। मेरी ज़िंदगी में उसी दिन ही मनहूसियत छा गई थी जिस दिन तुम इस दुनिया में नमूदार हुई थी। भवें उचकाए वो उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। अच्छा जाओ, दिमाग मत ख़राब करो मेरा। पता नहीं अल्लाह जी ने ये मखलूक भी हमारे घर में ही उतारनी थी। हाथ जलाती वो लापरवाही से बोली। दोबारा सोफे पर विराजमान हुई। पास करे हुदात ने आंखें छोटी की इस हसीन से फसाद को देखा जो हमेशा से उसकी दोस्ती में फसाद बर्पा करती थी। मजीद बहस किए बगैर वो दांत पीसता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सोफे पर आलती पालती मारे वो फ़ोन थामे एक मरतबा फिर से मसरूफ़ हो चुकी थी। सुमेरा बाजी, इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं? चूल्हे के पास तो मानो खड़ा होना महाल है। चूल्हे पर चढ़ी हांडी में चम्मच हिलाती सोफिया ने दुपट्टे के कोने से माथे पर चमकता पसीना साफ करते गर्मी की शिद्दत का गिला किया। बिल्कुल मैं भी यही सोच रही हूँ, रमज़ान कैसे गुजरेगा इस गर्म मौसम में। शीशे के गिलास कपड़े की मदद से साफ करती सुमेरा ने सोफिया की तायद की। अल्लाह सब्र देने वाला है। रमज़ान में तो अल्लाह के फजल से बर्दाश्त का मादा भी भर जाता है। ऐसा ही है। बुफो जी का कुछ पता कब तक आएंगी? हाकिम बता रहे थे, फ़ोन पर बात हुई थी। बोल रही थी पहले रोज़े से एक दिन कबल लाहौर में होंगी। चूल्हा बंद करते उन्होंने बताया, पुफी के आने से पहले एक मरतबा घर की सफाई अच्छे से हो जाए बस। हो जाएगी, हंडिया बन गई है, मैं हवा लगा लूँ कुछ देर। इतने में आप रोटी डाल लें, फिर मिलकर खाना लगाते हैं। उनकी बात पर सर हिलाए सुमेरा आखिरी गिलास केबिन में रखती रोटी बनाने की गर्ज से चूल्हे की जानिब बढ़ गई। खतीजा, कुछ खुदा खौफे खुदा करो। माँ गर्मी में किचन में खड़ी जल रही है। मजाल है जो तुम में शर्म पैदा हो जाए। हॉल में हवा लेने की गर्ज से आई सूफिया को सोफे पर विराजमान मोबाइल के साथ मसरूफ़ खतीजा को देखकर मज़ीद गर्मी चढ़ी थी। मुझे तो आप सही सलामत नज़र आ रही हैं अम्मी, ज़्यादा बातें मत बनाओ। रमज़ान की आमद है, घर की सफाई सुथराई की तरफ ध्यान दो। पेशानी पर बल डाले उसे डपटा। अम्मी, रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, इबादत की जाती है, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। रमज़ान की आमद पर कमर कसकर सारे घर को धुलवा कर कमर का बुरकस निकालने का कानून मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। हम लड़कियों पर तरस खाएं कुछ। मोबाइल साइड पर रखे दुखी लहजा अपनाया गया। खुदीजा, तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लगी है। हाथ चलाओ, एक की बजाय 10 घरों की सफाई हो जाए। चलो उठो, कम से कम अपने कमरे की सफाई कर लो। पुप्पी जी भी आने वाली हैं। कल की बजाय आज आ जाएं दादी, आपकी जली किट्टी से तो बची रहती हूँ। चप्पल पैरों में उरसते वो मुंह बनाए पैर पटकती सीढ़ियों की जानिब चल दी। पीछे बैठी सूफिया ने हमेशा की तरह सरनफी में हिलाया था। इकलौती औलाद थी मगर खूब कसकर रखी गई थी। घर भर की लाडली खुतीजा हाकिम घर के हर काम में माहिर थी। हाँ वो अलग बात थी, कुछ करने का दिल उसके पास नहीं था। अध खुले दरवाजे से मुंह निकाले उसने कमरे के हाल अहवाल का जायजा लिया। सामने ही बेड पर विराजमान मुंह के उल्टे सीधे जाविये बनाए हुदाद नजर आया। गालबन गुस्सा हनूस कायम था। हुदाद, क्या कर रही हो? कमरे में दाखिल होते वो हदाद के सामने खड़ी हुई। अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, मजीद मत रुलाना। तल्ख लहजा था। खतीजा ने वो मुश्किल अपनी हंसी दबाई। नाराज़ की होते हो? मैंने नूडल्स बनाए हैं, आ जाओ मिलकर खाते हैं। बेड पर उसके सामने बैठते बोली। मुझे नहीं खाने यार, तुम जाओ। ऐसे मुंह को टेढ़ा मत करो, मज़ीद ख़राब हो जाएगा। देखो नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारी दोस्त से बात करती हूँ कि वह तुमसे मज़ीद नाराज़ मत रहे।
ٹھیک ہے نا، مجھے معافی دے دو تم ختیجہ، ابھی صرف ناراضگی ہے، تم سے بات کرنے کے بعد دوستی بھی توڑ سکتی ہے۔ خدات نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ وعدہ کرتی ہوں اب کچھ نہیں بولوں گی اسے، اب چلو ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ہاتھ میں اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ چل رہا ہوں۔ بیڈ سے اترتے چپل پہنے ختیجہ کے ہمراہ باہر کی راہ لی۔ وہ بہترین دوست اور کزن سے خوب لڑائی کے بعد فوراً مان بھی جاتے تھے۔ ختیجہ کے اس دنیا میں کوئی بہترین دوست تھا تو وہ حداد امین تھا، اور حداد امین کے لیے ختیجہ کسی سے بڑھ کر ہرگز نہ تھی۔ ویسے وہ اتنی بھی کوئی حسینہ نہیں جو اس قدر نخرے دکھا رہی ہے۔ باؤل میں کانٹے کی مدد سے نوڈلز کھاتے اس نے حسب عادت حداد کی دوست پر نشتر چلائے تھے۔ تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں یہاں سے؟ ماتھے پر بر ڈالے اسے وارننگ دی۔ مذاق کر رہی ہوں حداد، تمہاری دوست کو تو میں حسن کا تغمہ پہناؤں؟ دانت نکوستے اس نے حداد کو دیکھا۔ مزید کوئی بات کیے بغیر حداد نے خاموشی سے اپنے ساتھی مانتے ہوئے اپنا دھیان نوڈلز کی جانب دلوایا تھا۔ ختیجہ تیزی سے ہاتھ چلاؤ، تمہارے بڑے ابو پوفی جی کو لینے گئے ہیں، آنے والے ہوں گے بس۔ کچن سے نکلتی سمیرا نے ہال میں ٹنگے فریم کی ڈسٹنگ کرتی ختیجہ کو پکارا۔ کپڑا ہاتھ میں تھامے اس نے صوفے پر نیم دراز حداد کو موبائل کے ساتھ مصروف دیکھے دانت پیسے تھے۔ بڑی امی اپنے اس لاڈلے سپوت سے بھی کہیں کچھ کرنے کو، پچھلے آدھے گھنٹے سے لیٹا صوفہ توڑ رہا ہے، لہجہ کام کرنے کے باعث روحانسی ہوا تھا۔ حداد نے گردن صوفے سے اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ دوپٹہ کندھوں سے لیتے کمر پر باندھ رکھا تھا، جبکہ بال اونچے جوڑے میں مقید تھے۔ بقول حداد کے وہ ایک حسین چڑیل تھی جو صرف اپنی کالی گھور آنکھوں سے ہی اگلے کا کام تمام کر سکتی تھی۔ رکو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ صوفہ چھوڑے وہ اس کی جانب آیا۔ یہ دیکھو یہاں ڈسٹ باقی رہ گئی ہے، یہ بڑے بڑے آنے استعمال کرو اور جلدی سے صاف کرو۔ حداد کی مدد پر اس کا منہ کھلا تھا۔ ایک تھپڑ اس کے کندھے پر جڑتے بڑی امی کو پکار ڈالا۔ ختیجہ منہ گھسانے سے بہتر ہے بندہ ہاتھ گھسا لے۔ حداد اسے تنگ مت کرو ورنہ تمہارے ابو کو شکایت لگاؤں گی۔ لسٹ دے رہی ہوں، فوراً مارکیٹ پہنچو۔ 1% بھی اثر نہ لیتے ہوئے اس نے ختیجہ کی جانب آنکھ دباتے اسے مزید تپایا تھا۔ پیر پٹکتے دوبارہ کام میں مصروف ختیجہ کو دیکھ کر وہ مسکراتا کچن کی طرف چل دیا۔ کار کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ باہر آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک مرتبہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں نورانی سی صورت والی بطول بیگم امین اور حاکم کی پھوپھی تھی۔ اپنی دادی نہ ہونے کے باعث گھر کے بچے انہیں اپنی دادی کا درجہ دیتے تھے، اور وہ سب تو تھے ہی دادی کے لاڈلے۔ سمیرا اور صوفیہ نے آگے بڑھتے محبت سے گلے لگا کر دادی سے دعائیں سمیٹی تھی۔ خدا کی پناہ، سورج تو جیسے لور کا دیوانہ ہوا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے رومال کی مدد سے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کرتے گرمی کی دہائی دی گئی۔ صبح 9 بجے کی خبروں میں بتا رہے تھے ملتان شدید برف باری کی لپیٹ میں ہے۔ دادی آپ کے گٹے گوڈے سلامت ہے نا؟ حداد نے شرارت سے لبریز آنکھیں لیے اپنی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ نہیں پتر جی، جم گئے ہیں، وہی گلانے تو لوور آئی ہوں۔ دادی کی بات پر بآواز بلند کہا لگا تھا۔ آگے بڑھتے حداد نے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرتے دادی کا سر چوما۔ انرجی چیک کر رہا تھا۔ پتر دادی ہوں تیری، میرا دادا بند بند۔ ایک چپٹ کندھے پر رسید ہوئی۔ باہر سے آتا شور سن کر ختیجہ آنکھیں ملتی باہر کی جانب آئی۔ غالباً گھر کو رگڑنے کے بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ حداد کے ساتھ کھڑی دادی کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کی آنکھیں وہاں ہوئیں۔ دادی باہیں پھیلائے لمبا راگ لاپتی وہ دادی کی جانب دھوری۔ کیسی ہیں دادی؟ پتہ ہے کتنا یاد کیا آپ کو؟ ایک رمضان میں برکتیں پھیلانے لاہور پہنچ جاتی ہیں آپ۔ گھٹ کے جپھی لگانے کے بعد شکوہ کیا گیا۔ تسی تے پتر میری یاد وچ ادھے بھی نہیں رہے۔ مسکرا کر تانا مارا۔ دادی میں نے سچ میں یاد کیا آپ کو، منہ بناتے یقین دہانی کروائی۔ میری کستوری میں نے بھی تجھے بہت یاد کیا۔ ایک مرتبہ پھر سے دادی پوتی ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑی تھیں۔ یہ محترمہ کون ہے؟ حداد کے بہویں اچکانے سوال پوچھنے پر سب کی نظر گاڑی کے بیک ڈور کے پاس کھڑے نفس پر پڑی۔ سفید چادر میں لپٹی سادہ مگر پیاری سی لڑکی نے خود پر جمی سب کی نظریں دیکھ کر چادر تھوڑی آگے سرکاتے گھبراہٹ کے مارے تھوک نکلا۔ مسفرہ ہے یہ میری پوتی جواد کی بیٹی۔ دادی کے تعارف پر سب نے او کی شکل بنائی۔ سب نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا۔ کیسی ہو مسفرہ؟ میں ختیجہ، پہچانتی ہو نا؟ بچپن میں ملے تھے ہم ایک مرتبہ۔ ختیجہ کے مسکرا کر تعارف کروانے پر مسفرہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلو بھئی اندر چلو، پھوپھی جی چلتے ہیں اندر۔ حداد سامان اٹھا لو۔ امین کی بات پر سا ہلاتے سب گھر کے اندرونی حصے کی جانب چل دی۔ حداد نے بھویں اکٹھی کیے ختیجہ کے ہمراہ پاس سے گزرتی مسفرہ پر نظر ڈالی۔ چادر کا آدھے سے زیادہ حصہ منہ پر تھا۔ کندھے اچکائے اس نے بیگ تھام کر اندر کی راہ لی۔ ہال میں بڑے صوفے پر وہ سب براجمان گپ شپ میں مصروف تھے۔ ختیجہ اور حداد دادی کو درمیان میں بٹھائے گزرے دنوں کی روداد سننے میں مگن دکھائی دے رہے تھے، جبکہ مسفرہ سمیرہ اور صوفیہ کے ہمراہ بیٹھی ان سب کو سن رہی تھی۔ میرے زمزم کی کوئی خیر خبر؟
باتوں کے درمیان دادی کچھ یاد آنے پر بولی، اتنا مبارک نام اتنے منحوس مو لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے دادی۔ منہ تھوڑا آگے کیے دادی کے کان میں سرگوشی کی جسے حداد بخوبی سن چکا تھا۔ چل ہٹ ادھر سے، میرے پتر کو منحوس بول رہی ہے۔ وہ دیارے غیر میں بیٹھا مجھے ہر 2 ہفتے بعد فون کر کے میری خیر خبر لیتا ہے، اور تم دونوں کو یہاں رہتے بھی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک تھپڑ کندھے پر جڑتے ختیجہ کے ساتھ حداد کو بھی لپیٹ میں لیا تھا۔ دادی آپ اس کی خاطر ہمیں ڈانٹ رہی ہیں، اتنا ہی ہمدرد ہے تو 3 سال سے وہاں بیٹا فون نہ کرتا۔ کندھا ملتے دہائی دی گئی، کام سے گیا ہے، کوئی آوارہ گردی کرنے تھوڑی گیا ہے۔ دادی کی بات پر ختیجہ نے سر جھٹکا تھا۔ دادی ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے عید ہمارے ساتھ ہی کریں۔ خدا کے مسکرا کر وضاحت دینے پر سوائے ختیجہ کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دور گئی۔ میسج کی بیپ پر موبائل کی جانب دیکھتا وہ صوفے سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ختیجہ، مسرا کی آواز پر موبائل پر مصروف ختیجہ نے سر اٹھا کر پاس بیٹھی مسرا کو دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت ختیجہ کے کمرے میں موجود تھی۔ بولو مسفرہ، مسکرا کر بولتے اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ میں تمہارے کمرے میں سو رہی ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اتنے معصومانہ انداز میں پوچھنے پر ختیجہ بے اختیار مسکرائی۔ ارے پاگل، مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہونے لگا؟ تم بہن ہو میری، میرے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ دادی کی بھی عجیب منطق ہے، میں نے کہا بھی تھا میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی، جوان لڑکوں کا گھر ہے اور اتنی پیاری سی لڑکی ہے ہماری۔ اپنی بات کہتے اسے دادی کے الفاظ یاد آئے۔ کستوری، مسفرہ تیرے کمرے میں تیرے ساتھ رہی گی۔ بھائی جوان لڑکوں کا گھر ہے، یتیم بچی میرے ساتھ ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی میں۔ اس طرح ان کو برا بھی لگ سکتا ہے کہ دادی کو ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ مسفرہ کے کہنے پر ختیجہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ تم الٹا سیدھا مت سوچو، سب کو پتہ ہے دادی کا، ان کی بات کا کوئی برا نہیں مانتا۔ اب سکون میں رہو اور سو جاؤ، صبح پہلی سحری کے لیے جاگنا بھی ہے۔ اپنی بات مکمل کیے وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف چل دی۔ پیچھے بیٹھی مسفرہ گہرا سانس بھرتے بیڈ پر کروٹ لیے سونے کی خاطر لیٹ گئی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ سب سحری کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پر دادی پورے کروفر سے براجمان سب کے کھانے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کستوری جا، ایک مرتبہ پھر اس کو آواز دے۔ چمچ منہ کی جانب لے جاتی ختیجہ نے منہ کا زاویہ ٹیڑھا کیے دادی کو دیکھا۔ دادی، میں 3 مرتبہ جا چکی ہوں، وہ جاگ رہا ہے، بیڈ پر لیٹا ملیاں لگا رہا بس۔ ایک آخری مرتبہ جا، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ابھی مولوی کی آواز آ جائے گی۔ دادی اور ان کی فکریں چاروں نہ چار اٹھتے وہ حداد کے کمرے کی جانب چل دی۔ دروازہ کھولتے ہی خالی بیڈ اسے نظروں کے سامنے آیا۔ اندر داخل ہوتے نظریں چاروں طرف دہرائیں۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ سر کو آگے کیے فون پر بلنک ہونے والا نام پڑھتے ختیجہ نے اپنی امڑنے والی ہنسی دبائی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلتے ہی وہ ایریوں کے بھل مڑی۔ تمہارے چکر میں میری سحری بھی گول ہو رہی ہے۔ اگر میں دادی کو بتا دوں کہ تم سونے کی بجائے یہاں اپنی انت الحیات کے ساتھ لگے ہوئے ہو تو تمہیں سحری کیے بغیر روزہ رکھوائیں گی؟ کمر پر ہاتھ رکھتے کڑے تیور لیے وہ بولی۔ آ رہا ہوں بس، میں نے تمہاری طرح ٹھوسنا تھوڑی ہے۔ ایک پراٹھا اور سحری ڈن، زیادہ باتیں مت کرو، اور اپنی اس ہوتی سوتی سے بولو یہ بھی کچھ کھا لے، عید تک فرعون کی ممی نہ بن جائے۔ سر جھٹکتے دروازے کی جانب بھرتے لفظوں کے تیر چلائے تھے۔ تم اپنی فکر کرو، وہ ایسے ہی خوبصورت ہے، اگر وہ خوبصورت ہے تو پھر مس پاکستان ہوئی۔ ختیجہ باز آ جاؤ، حداد نے تان پیستے ہوئے کہا۔ پہلے تم باہر آ جاؤ۔ کھٹاک سے دروازہ بند کیے وہ یہ جا وہ جا۔ پیچھے کھڑے حداد نے سر جھٹکا۔ اس کی نئی نویلی انسٹاگرام کی دوستی تھی جو اب قدرے پسندیدگی میں ڈھل چکی تھی، مگر وہ ختیجہ ہی کیا جو اس کی خوبصورت دوست کی شان میں قصیدے نہ سنائے۔ پھوپھی جی، مسفرہ تو اپنی ماں کے پاس نہیں تھی، آپ کے پاس رہنے آئی ہے کیا؟ تخت پر بیٹھے سبزی کاٹتی سمیرہ نے پاس براجمان تسبیح پھیرتی دادی کو مخاطب کیا۔ صوفیہ بھی سمیرہ کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ اب پکی میرے پاس آ گئی ہے، اس کی ماں شادی کر رہی ہے، تبھی اسے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ دادی کا لہجہ بے حد سنجیدگی تھا۔ سمیرہ اور صوفیہ نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیا جاوید کی بیوی نے کوئی بویلا نہیں مچایا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ بویلا بھی مچایا اور 3 دن اپنے میکے بھی بیٹھی رہی۔ بھلا تم لوگ بتاؤ، میری یتیم پوتی کتنا کھا لیتی ہے، اس کی روٹی بھی بھاری ہے ان پر۔ ایف اے کے بعد پڑھائی بھی نہیں کر پائی، کبھی ماموں کے در پر اور کبھی چاچی کی کڑوی کسیلی سنتے دن گزر جاتا ہے۔ لہجہ رنجیدہ ہوا۔ جٹھانی اور دیورانی نے دکھ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جاوید کیوں نہیں کچھ بولتا؟ بھتیجی ہے اس کی، مرحوم بھائی کی نشانی ہے، بیوی قابو سے باہر ہے اس کی، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے ذرا سی بات پر، میری روٹی اس پر بھاری، یہاں تو میری پوتی کی بات ہے۔ سر جھٹکتے دادی نے اپنا غم بتایا۔ آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے پھوپھی جی ہمارے پاس آ جائیں، یہ گھر بار ہم سب آپ کے ہی ہیں، مگر آپ خود بضد ہیں۔ حاکم ان کے پاس پہنچتے بولے تھے، غالباً وہ ان کی باتیں سن چکے تھے۔ اللہ تم سب کو اور دے میرے بیٹے، گھر میں اپنا چھوڑ نہیں سکتی، جواد اور تمہارے پھوپھا کی یادیں ہیں وہاں، اور پھر
وہ ابھی تو یہی چاہتی ہیں کہ بوڑھی گھر سے نکل جائے اور میں مالکن بن جاؤں۔ ہاتھ مار کر بتانے پر سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی آئی تھی۔ میں جب اس سے بات کروں گا ورنہ آپ کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیں گے ہم۔ حاکم کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ صوفی اور سمیرا مسکراتی چیزیں سمیٹتی کچن کی جانب چل دیں۔ تو تمہاری امی شادی کیوں کر رہی ہیں؟ کیا انہیں تمہاری فکر نہیں؟ زمین پر بچھے قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی وہ مکمل مسرا کی جانب متوجہ تھی۔ ماموں انہیں مجبور کر رہے ہیں، سنجیدہ سا لہجہ تھا۔ تو تم واپس کیوں آ گئی؟ تمہاری چچی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ تم اپنے ماموں کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ ایسے تم اپنی امی کے قریب بھی رہو گی؟ میری چچی کی طرح میری مومانی کو بھی میری ان کے گھر میں موجودگی پسند نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیسی مومانی ہے؟ میری مومانی تو میری دوست ہے، اور میری بڑی امی تو میری اپنی امی سے بھی بڑھ کر مجھے چاہتی ہیں۔ اس کا لہجہ صاف تھا۔ ہر کسی کی قسمت تمہارے جیسی نہیں ہے ختیجہ۔ اپنی بات کہے وہ مسکرائی، کرب سے لبریز مسکراہٹ۔ چھوٹی سی عمر میں پہلے باپ اور پھر ماں کی جدائی جھیلنے والی وہ پیاری سی لڑکی اپنے اندر غموں کا سمندر لیے بیٹھی تھی۔ ایک دادی کا سہارا نہ ہوتا تو جانے وہ کہاں جاتی۔ اس کی مسکرا کر کہی گہری بات پر ختیجہ کو خود پر غصہ آیا۔ درمیانی فاصلہ مٹاتی وہ اسے کندھوں سے تھامے گلے لگا گئی۔ تم بہت بہادر ہو، اللہ تمہیں بہت سی خوشیاں دے تاکہ تم اپنے پچھلے سب غم بھول جاؤ۔ میرے سب رشتے تمہارے ہیں اور میں تمہاری بہن ہوں، آئندہ اداس مت ہونا۔ کمر تھپ تھپاتے اسے تسلی دی تھی۔ مسکرا اس کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، کسی کا بھی دل آ سکتا ہے۔ شریر لہجے میں بولتے اس نے آخر میں آنکھ دبائی تھی۔ مسکرا کے لال گال دیکھ کر ختیجہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ لڑکی، تم میرے کہنے پر ہی لال پیلی ہو گئی ہو۔ سوچو جب میرے بہنوئی کہیں گے کہیں تم کومے میں نہ چلی جاؤ۔ ختیجہ کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی۔ ختیجہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ چلو اثر پڑ لے، پھر کچن میں چلتے ہیں افطاری کی تیاری دیکھنے۔ ختیجہ کے کہنے پر سر ہلاتی مسفرہ وضو کی خاطر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واللہ کیا خوشبو ہے! کچن میں داخل ہوتے حداد نے گہری سانس کھینچی، ستائشی انداز اپنایا تھا۔ چولہے کے پاس کھڑی ختیجہ اور مسفرہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ پکوڑے کون بنا رہا ہے؟ سر آگے کی ایک کڑاہی میں فرائی ہوتے پکوڑے دیکھتا بولا۔ مسفرہ، ختیجہ نے جواب دیا۔ آہا، مس مسفرہ پکوڑے بنا رہی ہیں؟ دیکھیے گا ذرا، میں پکوڑوں کے معاملے میں کوئی سمجھاتا نہیں کرتا۔ پکوڑے آر لائف، مسفرہ پر نظر رکھے ہدایت دی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے تم پکوڑوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ مسکراہٹ دبائے ختیجہ نظر کڑاہی کی جانب رکھے بولی۔ مطلب کیا ہے؟ تم اگر کسی اور جانب اشارہ کر رہی ہو تو باز رہو ختیجہ، تمہیں خود شک ہے تبھی کسی اور جانب لے گئے ہو۔ اور پر زور دیتی وہ شریر سا مسکرائی۔ تم سے بات کرنا فضول ہے مسفرہ، تم نے میرے لیے پکوڑوں کی ایک پلیٹ الگ سے بنانی ہے۔ مسفرہ نے بنا دیکھے سر ہلایا۔ یہاں دیکھ کر جواب دو، اتنا نروس کیوں رہتی ہو؟ تم نروس کر رہے ہو اسے، نکلو کچن سے، بن جائیں گے پکوڑے۔ بھویں اچکائے ختیجہ وارننگ کے انداز میں بولی۔ کندھے اچکائے وہ ایک نظر مسفرہ پر ڈالتا کچن سے نکل گیا۔ افطاری کے ٹیبل پر وہ سب بیٹھے سرگوشیوں میں لگے تھے جب دادی کی کرخت آواز نے سب کو چپ کروایا۔ تھوڑی جی شرم کرو، بابرکت وقت ہے، دعا مانگو اللہ کے حضور۔ سب پر نظر رکھ کے ڈپٹا تھا۔ اس وقت اللہ اور بندے میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا اور انسان اپنے اللہ سے جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ دادی کو سننے کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دادی، ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ حداد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اگر صدق کے دل سے مانگی جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ سوچتے اس نے کرسی کو گھسیٹے سمیرا کے قریب لایا۔ امی، دعا مانگتی سمیرا نے بھویں اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میرے موبائل کو آگ لگی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ روحان سا منہ بنائے اس نے ماں کی دعا رد ہو جانے کی خواہش کی تھی۔ حداد، تمہارے ابو ساتھ بیٹھے ہیں، اپنی جگہ پر کھسکو۔ سنجیدہ تیوروں سے ڈپٹ کر کھانے کے بعد وہ پرسکون انداز میں اب پکوڑے کھانے کی تیاریوں میں تھا۔ ڈپٹ کھانے کے بعد وہ پرسکون انداز میں اب پکوڑے کھانے کی تیاریوں میں تھا۔ عشاء کی نماز تراویح کے بعد وہ دونوں لان میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب مین گیٹ سے حداد آتا دکھائی دیا۔ لان میں انہیں بیٹھے دیکھتا وہ ان کی جانب بڑھا۔ حداد، کتنی تراویح پڑھی ہے؟ ختیجہ کی جانب سے متوقع سوال آیا۔ پوری 20، اترا کر جواب آیا۔ مسفرہ دلچسپی سے انہیں سن رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، کہیں تم لنگڑا نہ جاؤ، عرصے بعد اتنی دیر مسجد میں رہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، تم اپنا بتاؤ، پیناڈول کی ضرورت نہیں؟ وہ حداد تھا، ڈھیٹ حداد۔ مسفرہ نے منہ نیچے کی اپنی مسکراہٹ دبائی تھی جو حداد سے مخفی نہ رہی۔ واٹ ایور، میں چائے لے کر آتی ہوں، تم دونوں بیٹھو۔ ختیجہ کے اٹھتے ہی مسفرہ بھی اٹھنے کو پر تولی جب حداد کی پکار پر چاروں ناچار دوبارہ کرسی سنبھال لی۔ پکوڑے بہت اچھے بنائے تھے، آئندہ بھی تم ہی بنانا، بغور اس کے نروس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی ضرور۔ حداد کو چھوڑ کر نظر پورے لان پر تھی۔ وہ سر جھکائے مسکرا دیا۔ اس لڑکی کی سادگی پیاری تھی یا شاید حداد کو پسند آئی تھی۔ دن ایک دوسرے سے نوک جھوک میں گزر رہے تھے۔ حداد کے لیے بھی دن اچھے ہی تھے۔ مسفرہ کے ہاتھ کے مزیدار پکوڑے ہر افطار میں دیکھ کر دل کو جیسے قرار سا آ جاتا۔
اپنے کمرے میں نیم دراز لیٹا وہ فون کی اسکرین پر اسکرولنگ میں مصروف تھا۔ چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ دروازہ کھولے ختیجہ نے پیشانی پر سلوٹے ڈالے اسے دیکھا، جس نے اس کے آنے کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ قدم بڑھاتے وہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاتھ کچھ ہوا ہے کیا؟ پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی ہوں چپ چپ سے ہو۔ اس کے کھڑے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سوال کیا۔ حداد نے نظریں فون سے ہٹائے ختیجہ کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، سنجیدہ سا جواب تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، اپنی دوست کو نہیں بتاؤ گے؟ تمہاری انت الحیات ٹھیک ہے؟ کوئی لڑائی شڑائی چل رہی ہے؟ اس کے پوچھتے ہی موبائل زور سے بیڈ پر پٹختا وہ سیدھا ہوا۔ نام مت لو اس کا، رمضان کے ببرکت مہینے میں میرا دل بری طرح سے توڑ گئی ہے۔ غصے سے جھنجھلائے ہوئے جواب پر ختیجہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ غصہ نہ کرو، روزہ خراب ہو جائے گا، پانی بھی نہیں پلا سکتی، خود ہی بتا دو ہوا کیا ہے؟ 2 دن پہلے اس کا فون آیا تھا، اس کی خالہ افطاری پر آئی تھی اور انگوٹھی ڈال کر چڑی گئی۔ کہہ رہی تھی حداد میرا خیال دل سے نکال دو، اب میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ حداد کی دکھ بھری داستان سنتے ہی ختیجہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ حداد کی عجیب نظروں کو دیکھتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے مزید امڑتی ہنسی کو روکا۔ واٹ اے اسموتھ چونا ہاتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے پرفیکٹلی ہموار طریقے سے لگایا گیا چونا۔ وہ پھر سے ہنسی تھی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رمضان کی برکت سے ہر بلا ٹلتی ہے، لو یہ بلا بھی ٹل گئی ہے۔ مجھے تو ویسے ہی پسند نہیں تھی، چپکلی جئی، نہ منہ نہ متھا۔ میں عید پر اس سے ملنے کے خواب دیکھ رہا تھا یار، وہ روحانسا ہوا۔ اللہ نے تمہاری عید نہیں خراب ہونے دی، شکر ادا کرو۔ میں تو کہتی ہوں ابھی کھڑے ہو جاؤ، جائے نماز پر، عید تک مت اترنا، کئی مہینوں کی بلا سر چڑھی تھی۔ مخلصانہ مشورہ دیا گیا۔ حداد نے تنگ آتے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ویسے یہ کون سی خالہ اور پھوپھیاں ہیں جو افطاری پر آتی ہیں اور منگنیاں کر جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو افطاری کے بعد سحری بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ ختیجہ کے اپنے دکھ تھے۔ حداد کے چہرے پر 2 دن میں پہلی دفعہ مسکراہٹ آئی۔ تم بہت بڑی فلم ہو، ویسے تمہاری انت الحیات نے کر دیا تمہاری حیات کا انت، بہت ہی نرمی کے ساتھ۔ بیڈ سے اٹھتی وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ حداد نے کچھ بھی کہے بغیر سر دوبارہ فون میں دے دیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ مسکراتی باہر کی جانب چل پڑی۔ غالباً وہ جس چیز سے تنگ تھی وہ بلا ہی سر سے اتر چکی تھی۔ حداد اس کا دوست اور بھائی تھا اور اپنے دوست کے لیے وہ اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ سکون، گہرا سکون۔ بازو پھیلائے گہرا سانس بھرتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ الارم کی آواز پر وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی تھی۔ 7 جگہ خالی تھی، مطلب مسفرہ نیچے جا چکی تھی۔ بال کیچر میں مکید کیے وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے اسے غیر معمولی گہما گہمی کا احساس ہوا۔ ٹیبل کے پاس پہنچتے ہی اس کی بچی کچی نیند بھگ سے اڑی۔ نظروں کے سامنے وہ پورے کروفر سے براجمان دادی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اس کی موجودگی کے باعث باقی گھر والوں کے چہرے پر بھی رونق تھی۔ کلین شیو کی جگہ اب داڑھی اور مونچھ نے لے لی تھی۔ بال درمیانے کٹے ہوئے تھے جبکہ چوڑے شانے سفید ٹی شرٹ میں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے بھی خوبصورت تھا، مگر اب تو نظر پڑتے ہی ماشاءاللہ بولنے کو جی چاہتا تھا۔ استغفر اللہ، کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ آنے پھاڑ پھاڑ کر ختیجہ سرگوشی نما آواز میں خود کو ڈپٹا۔ دادی سے باتیں کرتے نظر سامنے خود کا بغور جائزہ لیتی ختیجہ پر پڑی۔ ہاتھ کھلے بال جوڑے اور گردن پر جھول رہے تھے۔ گلابی شفون کا دوپٹہ آدھا سر اور آدھا کندھے پر پڑا تھا، غالباً جو سر پر ہی لیا گیا تھا۔ اپنی جگہ چھوڑتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ عین ختیجہ کے سامنے کھڑے ہوتے وہ مسکرایا۔ کیسی ہو تو ختیجہ؟ نرم سا انداز جو حازم امین کے لہجے کا حصہ تھا۔ ٹھیک، لٹ مار جواب دیے وہ ٹیبل کی بجائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گردن موڑے حازم نے اس کے اکھڑے رویے کو محسوس کیا۔ دادی کی آواز پر وہ اپنی سابقہ مسکراہٹ سجائے ان کے ساتھ نشست سنبھالے سحری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا میرا رمضان خراب کرنے۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ کچن میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ صوفیہ کے ساتھ کھڑی مسفرہ نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ صبح صبح موڈ کیوں خراب ہے؟ اس نے پاس آتے سوال کیا۔ میری قسمت ہی خراب ہے، پانی کا گلاس پکڑے وہ تنک کر بولی۔ آج سحری کچن میں ہی کر لیں؟ مسفرہ کے چہرے پر ناسمجھ اثرات دیکھ کر وہ بولی۔ جیسا تم کہو، مسکرا کر جواب دیتی وہ مڑ گئی۔ ختیجہ سب تیار ہے، بس اب یہ سب ٹیبل پر رکھنے کی زحمت کر دو۔ صوفیہ کی آواز پر جھنجھلائی ہوئی اٹھی۔ منحوس کہیں کا، میرا دن ہی منحوس کر گیا ہے۔ صبح صبح امی کی سلواتے ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ وہ منہ بھی چلا رہی تھی۔ کسے سنائی جا رہی ہو لڑکی؟ مسورہ نے بلاہر پوچھا تھا۔ وہ جو باہر آج صدر سحری بن کر بیٹھا ہے نا، اس کی جان کر رو رہی ہوں۔ لیکن کیوں؟ حازم بھائی تو اتنے اچھے ہیں ختیجہ، پورے خاندان میں میری پسندیدہ شخصیت۔ مسورہ کی حیرت قابل دید تھی۔ مسورہ، یہ پانی کا جگ تمہارے سر پر الٹا دوں گی۔ پسندیدہ شخصیت؟ انہوں نے کچھ کہا تمہیں؟ 3 سال کے بعد آئے ہیں اور تم انہیں کوسنے لگی ہو؟ حازم بھائی کی کچھ لگتی؟ یہ پکڑو، میں کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر چیزیں پکڑاؤں گی، تم نے ٹیبل پر رکھنی ہے۔ سالن کا باؤل اسے تھمایا تھا۔ لیکن ہاں، بعد میں بتاؤں گی میری ماں،
अभी जाओ और जल्दी आओ, फिर सहरी शुरू करते हैं। मुस्वरा को हदायत देती वो पराठे रुमाल में लपेटे किचन के दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके वो उठकर ड्रेसिंग की तरफ आई। खतीजा कमरे में नहीं आई थी अभी। गांव में वो सुबह सवेरे उठने की आदी थी। एक तो आदत, दूसरा चची के कामों की भी मजबूरी थी, मगर यहाँ खतीजा उसकी आदत बदल रही थी। फजर के बाद वो देर तक सोती थी। दुपट्टा सर से उतार कर कंधे पर रखते उसने बालों को जूड़े से आज़ाद करवाया। लंबे घने बाल किसी अबशार की सूरत उसकी कमर पर गिरे थे। वो खूबसूरत थी, सादा सी, बिना किसी आराइश व ज़बाइश के, गाँव की मानंद कुदरती हुस्न रखने वाली। दराज से ब्रश निकाल कर बालों को आगे किए। ब्रश फेरते उसे अपनी माँ की याद आई। ये बालों की खूबसूरती बिलाशुबा उन्हीं की बदौलत थी। अपने ख्यालों में मगन वो ब्रश फेरने में मसरूफ थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकी। हुदात को देखते ही ब्रश हाथ से गिरा। तेज़ी से दुपट्टा सर पर रखकर वो ब्रश उठाने झुकी तो बालों ने भी उसके साथ ज़मीन को सलामी दी। उसकी घबराहट देखते हुदात ने गहरा सांस भरा। मैं नॉक कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। रिस्पॉन्स मिलता भी कैसे, वो ख्यालों की वादी की सैर में मसरूफ़ थी। मुस्वरा ने दिल में सोचा, खदीजा कहाँ है? कमरे में नहीं है, शायद दादी के कमरे में है। बिना हुदात को देखे जवाब दिया। हुदात की नज़र दुपट्टे की ओर से भी निकलते उसके स्याह बालों पर थी। बाल कानों के पीछे उरसते उसके नरविस से चेहरे पर एक नज़र डालता वो दरवाजे से मुड़ गया। उसके जाते ही मुस्वरा ने खुद को कोसते बालों को चुटिया में बांधा। खतीजा के पीछे अब वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि हुदात की मौजूदगी उसे नर्वस करती थी। जाने क्यों। लाइट ऑफ करती वो बेड पर करवट लिए लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सीढ़ियाँ उतरते उसका ध्यान स्याह बालों की जानिब था। ऊपर से उसका घबराया हुआ चेहरा जो उसे देखकर हमेशा हुआ करता था। बहुत लड़कियां देखी थी, यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्तें भी थी, मगर आज तक ऐसी डरपोक दब्बू सी लड़की कभी नहीं देखी, जिसका एक लड़के को देखते ही रंग फक होता था। और फिर लड़का भी वो जो 24 में से 15 घंटे उसके आमने सामने ही पाया जाता। शायद इसमें इसका कसूर भी नहीं था, उसे माहौल ही ऐसा मिला था। पहले मामूओं के दर पर और अब चचा की सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजारने से उसका एतमाद कहीं बहुत दूर रह गया था। आज पहली मर्तबा मुस्वरा के बारे में सोचते हुदात को अफसोस हुआ। वो एक अच्छी लड़की है और अच्छी ही ज़िंदगी डिज़र्व करती है। खतीजा से मिले बगैर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दादी की गोद में सर रखे वो आंखें बंद किए हुई थी। दादी का हाथ उसके बालों में आहिस्ते से चलता उसे सुकून दे रहा था। वैसे ही दिमाग सुबह सुबह ख़राब हो रहा था। दादी की आगोश में आकर सुकून सा मिल गया। कस्तूरी, नींद आ रही है तो सीधी होकर लेट जा। उसकी बंद आंखें देखती वो बोली, नहीं दादी, नींद नहीं आई अभी। एक बात बता, पूछे दादी। मैं देख रही थी तो हाजिम से ठीक से नहीं मिली। लट मार जवाब देकर ये जा वो जा। दादी का शिकवा सुनते सर गोद से उठाए वो उनके मुकाबिल बैठी थी। मैं क्यों मिलती उससे, मेरा क्या लगता है? वो पेशानी पर बल डाले वो बोली, तायाजाद है तेरा। अब भूल गई है दादी, जाते जाते क्या करके गया था वो? लहजे में नमी घुली थी। बहुत पुरानी बात है खतीजा, भूल जा। हाथ में उसको कायल करने की कोशिश की। दादी आप तो कम अज़ कम ऐसा मत करें। अल्लाह के बाद आपको हमराज बनाया था मैंने, और आप अब भी अपने पोते का साथ दे रही हैं। ना चाहते हुए भी आंसू आंखों से निकलते गालों पर बहे थे, जिन्हें फ़ौरन उसने हथेली से रगड़ा था। इतना सख्त दिल नहीं बनते। लंबे अरसे के बाद वो वापस घर आया है। अच्छे से बात कर, पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दे अब। उसका चेहरा साफ करते प्यार से बोला था। घर में बहुत लोग हैं उसके आगे पीछे घूमने वाले, मुझसे उम्मीद मत रखें, क्योंकि मुझे हाजिम अमीन सख्त नापसंद है। गुस्सा और नमी से भरपूर लहजा लिए वो बोलती कोई ज़िद्दी बच्ची लग रही थी। मेरा अपने बारे में भी यही ख्याल है। खतीजा की सांस लम्हे भर कर रुकी। आंखें खोले दादी को देखा, मतलब वो सुन चुका था। या अल्लाह, हाजिम अमीन, अल्लाह तुमसे एक्स्ट्रा हिसाब लेगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ दादी। आहिस्ता सी आवाज़ में दादी को बताए वो उठी, मुड़कर दरवाजे की जानिब आई। दरवाजे में इस्तादा हाजिम को देखती वो रुकी थी। रास्ता दें। संजीदा लहजा था। हाजिम ने उसका हल्का गुलाबी हुआ चेहरा देखा। चंद लम्हे बाद वो दरवाजे के सामने से हट गया। बिना उसकी जानिब देखे वो तेज़ी से कमरे से निकली थी। उसके जाते ही हाजिम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। दादी का संजीदा चेहरा देखता वो उनकी जानिब आया। वो सख्त नाराज़ है। जानता हूँ, दिल दुखाया है तुमने उसका, दादी ने जिताया। ये भी जानता हूँ, लेकिन अनजाने में अब क्या करोगे? कोशिश, यकलफ्ज़ी जवाब था। वो नहीं मानेगी। ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि वो मान जाए। तेरे नाल भी चंगा है पुत्र, तकिया ठीक करती वो बोली थी। आगे बढ़ते हाजिम ने उन्हें लिटाया। आप अब ऐसा मत कहें, आप सब जानती हैं। आहो, मैनू सारे फर के घसीटो। हाजिम उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। सर आगे किए उनका माथा चूमने के बाद वो मुड़ गया। दादी ने अपने बच्चों की दायमी खुशियों के लिए दुआ की थी। हॉल में पड़े सोफे पर लेटा वो मोबाइल में गुम गेम खेलने में मगन था, जब दादी ने एक जमात सर पर रखी। चौंक कर वो मुड़ा। दादी को देखते ही सीधा होकर बैठा। रमज़ान पुत्र, इंज ते तुसी बहुत नेक हो। थोड़ा जिहा रमज़ान का भी एहतराम कर लवो।
यार दादी, ये भी नमाज पढ़ कर ही आ रहा हूँ। मोबाइल बंद किए साइड पर रखा। दादी का क्या भरोसा, थप्पड़ की बजाय कोई और चीज़ सर पर दे मारे। ये मेरी तस्वीर टूट गई है, जाने कैसे। अभी सुबह तो भली चंगी थी। जा बाजार से धागा ले आ, मैं इसे परो दूँ। दादी, बाहर आग बरस रही है। मस्जिद से घर तक आने में रोज़ा लग गया। बेचारा सा मुंह बनाए वजाहत दी। मैं क्या पढ़ूंगी इफ्तार तक। पेशानी पर बल पड़े। घर में 101 तस्बीह है दादी, कोई भी उठा ले। ये तेरे दादा की निशानी है, उम्र पर जब गए तब मेरे लिए लाए थे। इसके बगैर सुकून नहीं मिलता, अब आदत हो गई है। मुट्ठी में थामी तस्बीह को देखते वो माजी को याद करती आसूदगी से मुस्कुराई थी। अच्छा, जॉन एलिया की बहन मत बने। अफ्तारी के बाद आपके लिए नया दादा, ममा मेरा मतलब नया धागा ले आऊँगा। शरारती लहजा लिए वो मसनूई गड़बड़ाया था। दादी सरनफी में हिलाती उठ खड़ी हुई। तो वाडा भी कसूर नहीं, अल्लाह ने ही शर्म तो महरूम रखे आवे। अल्लाह नोज अस बेटर दादी, अगर वो बेशरम था तो फिर बेहद था। हाल की बैरूनी सीढ़ियों पर बैठी वो गुमसुम नजरें आसमान पर टिकाए हुए अपनी सोचों में मगन थी। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी। हाजिम अमीन ने ज़रूर एंट्री मारनी थी। मुश्किल से समझाया था खुद को। इसके सामने आते ही दिल फिर से बेकाबू होने लगता है, जैसे मेरा हो ही ना। जैसे जैसे हाजिम अमीन का हो। अस्तगफिरुल्लाह खतीजा, कैसी खौफनाक सोचें सोच रही हो। गड़बड़ा कर सोचों से खुद को निकाला। तुम यहाँ क्या कर रही हो। हुदात की आवाज़ पर उसने बिना रुख मोड़े जवाब दिया। इंतज़ार किसका। उसके खोए खोए से लहजे पर वो 2 कदम आगे बढ़ता उसके मुकाबिल आया। अब्बू के मस्जिद से आने का। खाना देख कर एक ही मरतबा बर्तन धो लूँगी। मुस्कुराहट के साथ जवाब पर हुदाद ने उसकी जानिब 5 उंगलियों का इशारा किया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपनी बात कहे वो मुड़कर हॉल के दरवाजे से अंदर चला गया। वाकई सर झुकाए वो होले से मुस्कुरा दी। अपने कमरे में वो लॉन की जानिब खुलने वाली खिड़की के सामने खड़ा नजरें लॉन में रखे हुए था। मौसम खुशगवार था, तभी वो लॉन में दिखाई दे रही थी, हंसती मुस्कुराती मुस्कुरा से बातें करती हुई। दुपट्टा सर पर टिका रखा था, जिसमें से हवा के बाईस जान लिटे बाहर निकले। चेहरे पर रक्सा थी। मुस्फरा उसे कुछ कहने के बाद खड़ी हुई अंदर की जानिब बढ़ी। खतीजा को अकेली बैठे देखकर वो मुड़कर कमरे से निकल गया। उसके पास पहुंचते गला खंकारा था। वो जो अपने ध्यान में बैठी थी, हाजिम को देखते चौंकी। अगले ही लम्हे वो फिर से लापरवाह बनी बैठी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। आपका घर है, जहाँ मर्जी बैठें। उसके संजीदा से जवाब पर वो मुस्कुराता उसके सामने कुर्सी संभाल गया। ठीक कहा, घर भी मेरा है और घर वाले भी मेरे हैं। घर वालों पर जोर दिया गया। वैसा ही जोर से खतीजा का दिल धड़का था। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। उसे खामोश देखकर वो फिर से बोला। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, आप मेरे कुछ नहीं लगते, लिहाजा मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ। हाजिम की आंखों में आंखें डाले बोला गया, मगर दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। खतीजा, कंट्रोल खतीजा, क्या चीज़ है ये। जब सामने आता है सब खराब कर देता है। ऐसा मत कहो, लगता तो बहुत कुछ हूँ, तुम मान नहीं रही वो अलग बात है। धीमी सी मुस्कुराहट हनूस कायम थी। खतीजा ने भवें उचकाए उसे देखा। आप मेरे कुछ नहीं लगते हाजिम अमीन। कोई भी मराकबा लगाने से पहले सोच लिया करें। लहजा सख्त था, जिस पर हाजिम की मुस्कुराहट गायब हुई। 3 सालों में शायद बात करने का तरीका तुम भूल चुकी हो। अपने लहजे को दुरुस्त करो खतीजा। कुछ भी होने से पहले ये याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ। ये लहजा सिर्फ आपके लिए है हाजिम अमीन। अपनी बात कहे वो रुकी नहीं थी, ना ही हाजिम ने उसे रोका था। आंखें बंद किए उसने खुद को पुरसुकून किया। तब भी उसी का सोचा था, मगर क्या हुआ। उसकी बेरुखी और नाराज़गी सामने आ रही है। मुस्फिरा, अपने नाम की पुकार पर वो मुड़ी। सामने हुदाद खड़ा उसी को देख रहा था। जी, क्या तुम सोने जा रही हो। जी, कुछ देर में। अंदर ही अंदर हैरान हुए जवाब दिया। मुझे भूख लगी है, फ्रिज में नगट्स पड़े हैं, क्या फ्राई कर दोगी। उसकी दरख्वास्त पर सर हिलाती वो किचन की जानिब चल दी। हुदाद भी उसके साथ हो लिया। कढ़ाई में ऑयल डाले हल्की आंच पर उसे गर्म होने रख दिया। हुदाद खामोशी से किचन की कुर्सी संभालता मोबाइल के साथ मसरूफ़ हो गया। कुछ वक्त के बाद प्लेट में नगट्स लिए वो उसके सामने थी। तुम भी बैठो। मोबाइल बंद किए टेबल पर रखा। नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा चुकी हूँ। खाना तो मैं भी खा चुका हूँ, लेकिन फिर से भूख लगी थी। उसकी ज़्यादा खाने की आदत पर वो मुस्कुराई। मुस्कुराना सुन्नत है, लेकिन अगर मुस्कुराहट खूबसूरत हो तो फ़र्ज़ बन जाता है। नज़र प्लेट पर रखे वो बहुत आराम से मुस्कुरा का दिल धड़का गया। मुस्कुराती नज़रों से उसके पजल से चेहरे को देखा। उसके देखने पर वो सर हिलाती किचन से बाहर निकल गई। हुदाद की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कमरे की जानिब जाती मुस्फरा भी होले से मुस्कुरा दी। जोहर की नमाज के बाद दादी ने सब घर वालों को हॉल में इकट्ठा किया। बड़ों के चेहरे पर इत्मीनान था, मतलब वो बात से पहले ही वाकिफ थे, जबकि छोटों के चेहरे पर सवालियाँ बने हुए थे। आप सबसे बात करनी है, खुसूसन अपनी खतीजा से। अपने नाम पर उसने दादी के संजीदा चेहरे की जानिब सवालिया अंदाज में देखा। खतीजा के लिए मेरे पास शादी का पैगाम आया है। मैं चाहती थी सबको पता चले और खतीजा की रजामंदी भी पूछ ली जाए। जहाँ मुस्वरा और हदाद चौंके थे, वहीं खतीजा के एक मरतबा रंग उड़ा था। अलबत्ता बाकी सब पुरसुकून थे, बमा हाजिम के अमीन के।
चलें پھوپھی جی بتائیں سب کو۔ حاکم کے کہنے پر دادی نے سر ہلایا۔ حازم نے ختیجہ کا ہاتھ مانگا ہے۔ کچھ لمحے کی حیرانی تھی۔ ہداد و مسرا کے چہرے بھی بڑوں کے ساتھ کھل اٹھے تھے۔ حازم بنا کسی تاثر کے ختیجہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا۔ بظاہر وہ گمسم سی بیٹھی تھی، مگر حازم اس کی کیفیت سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ حازم امین، تمہیں میں کس صنعت سے نوازوں؟ تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے ہر چیز کو، جب چاہا سب کے سامنے لگا لیا۔ بس اب مجھے یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں۔ آنسوں پر پہرا باندھے ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ بولتی وہ سب کو حیران کر چکی تھی۔ حازم کے لبوں پر ہلکی سی مسکان نے اپنی جھلک دکھائی، جیسے وہ اس جواب سے واقف تھا۔ ختیجہ، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ صوفیہ نے بازو سے پکڑے تقریباً اسے جھنجھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سی بدتمیزی؟ دادی نے کہا مجھ سے میری رضامندی پوچھی جائے اور میں نے اپنی رائے دے دی۔ ختیجہ، پتر رشتہ تو ہر لحاظ سے بہترین ہے، تیرا انکار سمجھ نہیں آتا۔ دادی نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دادی، میرا انکار اٹل ہے، ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ آہستہ آہستہ اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ جیسا ختیجہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ بڑے ابو نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ختیجہ کی نظر بڑی امی پر پڑی تھی۔ ختیجہ کو دیکھتی وہ بھی سر ہلاتی مسکراتی۔ مطلب واہ بھئی، اپنے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں بیٹی کی۔ دل میں سوچا کچھ برا اپنے بڑے ابو اور بڑی امی کو دیکھ کر لگا تھا، مگر ان کے بیٹے کے آگے یہ گلٹی کچھ بھی نہیں تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ چہرہ دیکھو، کوئی حیرانی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں۔ مطلب حد ہے اللہ جی، اس کی جگہ دنیا میں مزید ایک پتھر کا اضافہ کر دیتے۔ سر جھٹکتی وہ بنا کسی کو دیکھتے اپنی جگہ چھوڑتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مسفرہ منہ کھولے ابھی وہ ہوئی کارروائی کو ہضم کرنا چاہتی تھی۔ حازم بھائی کا رشتہ موڑ دیا لڑکی نے، سرنفی میں ہلایا تھا۔ البتہ حداد سنجیدہ تھا۔ غالباً سب کے سامنے بھائی کے لیے انکار اچھا نہیں لگا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا صوفیہ، کچا دماغ ہے، جذباتی بھی ہے، اللہ بہتر کرے گا سب۔ صوفیہ کے پریشان چہرے کو دیکھتے دادی نے تسلی دی۔ سمیرہ نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ یہی تو خوبصورتی تھی ان کے خاندان کی۔ ہزار اونچ نیچ کے باوجود وہ دلوں میں کھوٹ نہ رکھتے تھے۔ بیڈ پر بیٹھے تکیہ بازو میں دبوچے وہ خود کو کنٹرول کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ عرصے بعد وہ خود کو سمجھانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ دادی اور ان کے پوتے نے پھر سے چند چڑھا دیا۔ منہ تکیے پر دیے وہ رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تکیے سے ہی آنسو رگڑتی سیدھی ہوئی۔ خدا سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، رونے کے باعث لال آنکھیں، جوڑے سے نکلے چہرے کے اطراف میں بکھرے بال۔ اگر وہ انکار کر چکی تھی تو اب یہ رونا کیوں؟ خداد کو دیکھتے ہی رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ ایک ہی جست میں وہ بیٹھ سے اٹھتی، وہ حداد کے سینے سے لگی رو دی۔ وہ جو اس سے باز پرس کرنے آیا تھا اسے اس حالت میں دیکھتا سب بھول گیا۔ یاد رہا تو فقط اتنا کہ اس کی دوست، اس کی بہن رو رہی تھی۔ کندھے اور سر پر بازوں کا حصار بنائے اسے مضبوط سہارا دیا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ انکار کی؟ ہاں، مگر میرے انکار کی نہیں۔ آنسوں کے درمیان وہ بول رہی تھی۔ تم بس چپ ہو جاؤ ختیجہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے اس طرح رونے سے۔ سر کو تھپ تھپایا۔ تم ناراض تو نہیں؟ سر اٹھائے تصدیق چاہی تھی۔ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، مزید مت رونا، میں نے ابھی شرٹ بدلی تھی۔ شرٹ پر آنسوں کے نشان دیکھتا وہ شریر لہجے میں بولا، حداد مجھے بہت سا رونا ہے۔ منہ بنائے کہنے پر حداد کو بے ساختہ اس پر پیار ہے۔ میں تمہیں رونے نہیں دے سکتا، بھول جاؤ جو کچھ ہوا، تمہیں جو صحیح لگا تم وہ کر چکی ہو، اب پرسکون ہو جاؤ۔ پیار سے بولتا وہ واقعی ختیجہ کے دل کو خوبصورت لگا تھا۔ اس کا دوست اور بھائی، 1 سال بڑا ہونے کے باوجود وہ اس کا دوست ہی تھا۔ مشکل وقت میں سہارا دینے والا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے والا، اس کا عزیز ترین حداد امین۔ افطار اس نے اپنے کمرے میں ہی کی تھی۔ فی الحال وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، بالخصوص حازم کا۔ عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ بیڈ پر بیٹھی مسرا کے اتنی دیر سے اسے یوں بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر ختیجہ کے جائے نماز سے اٹھتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ختیجہ، تم مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ ختیجہ نے اس کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ تھوڑا سا موڈ خراب تھا، میں نہیں چاہتی تھی تمہیں کچھ الٹا سیدھا سنا دوں۔ یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس پلیز۔ مسرا کے کہنے پر وہ جائے نماز رکھتی بیڈ کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے سب بتاؤ گی۔ ختیجہ کا ہاتھ تھا میں بات شروع کی۔ چند لمحے سنجیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حازم کے آسٹریلیا جانے سے پہلے بڑی امی اور بڑی ابو نے میرا ہاتھ مانگا تھا، حازم سے پوچھے بغیر۔ جب حازم کا معلوم ہوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، بالکل ایسے ہی سب کے سامنے منہ پر انکار پھینکا تھا۔ ختیجہ، یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، تم خود کو بے وجہ ہلکان کر رہی ہو، مجھے اصل وجہ بتاؤ ان سب میں، وہ بات جو تم چھپا رہی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں ختیجہ، تم چھپا رہی ہو، بتانا نہیں چاہ رہی وہ الگ بات ہے۔ اس کی بات کاٹتی وہ بولی، میں بہت چھوٹی تھی، مجھے نہیں معلوم کیسے، لیکن حازم کو پسند کرنے لگی۔ وہ گھر اور گھر سے باہر میری زندگی میں میری پسندیدہ شخصیت تھے۔ ان کے بعد کوئی بھی دل کو اچھا نہیں لگا۔ آنسوں کے باعث گلا روندا تھا، گہری سانس سے بھرتی وہ پھر سے بولی، ان کا سنجیدہ رویہ ہی مجھے مزید ان کو پسند کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جب میرا ہاتھ مانگا گیا میں بہت خوش تھی، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
بلا حازم کیوں انکار کرے گا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ لیکن انہوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ مجھ میں بچپنا ہے، میں ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوں۔ وہ رکی تھی، مسرا اس کا ہاتھ تھامے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میرا دل توڑا تھا حازم نے، ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا تو حازم کو دل میں بسایا۔ ان کے انکار نے بہت رلایا مجھے۔ بچپنا انکار کا جواز نہیں تھا، میں سمجھتی تھی میں خوبصورت ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور میرے پسندیدہ شخص نے مجھے انکار کر دیا۔ چند ثانیے کے بعد وہ پھر سے بولی، میں فزکس میں تھوڑا ویک تھی، حازم مجھے فزکس پڑھاتے تھے اور میں صرف ان کا چہرہ پڑھتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس ان کو بولتے دیکھا کرتی تھی۔ میری پسند کا قطب مینار دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنے غور سے فزکس پڑھ لی ہوتی تو آج نیوٹن کی جگہ میرے لا چھپ رہے ہوتے، مگر وہ ایسے انکار کر کے گئے جیسے میں فیڈر لیے سارے گھر میں گھومتی ہوں۔ بچپنا ہے، میں کیا کہوں، بڑھاپا ہے، تبھی انکار کر رہی ہوں۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وہ آخر میں اپنی جون میں لوٹی۔ مسرا کا کہکہ بے ساختہ تھا، اب تو تمہیں تمہاری پسند ملنے جا رہی تھی، پھر انکار کیوں؟ عزت نفس پسند سے بڑھ کر ہے، اسے انا بھی بولتے ہیں، جو بھی سمجھو، مگر آپ حازم نہیں چاہیے، دل کو تسلی اچھی دے لیتی ہو۔ مسرا نے جتایا، تسلی سے رہی ہوں، سمجھ جائے گا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ مسرا نے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ اپنے کمرے میں لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے وہ سگریٹ سلگائے کھڑا تھا۔ سوچوں کے پردوں میں محض کالی گھور آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کی کوئی فکر حازم کو نہیں تھی۔ وہ پہلے سے ہی اس انکار سے واقف تھا، مگر اب انکار اقرار میں کیسا بدل جائے اس کی فکر تھی۔ 3 سال پہلے انکار کی وجہ بھی وہی تھی، ہر وقت حداد کے ساتھ شرارتیں کرنا، بڑوں سے لاڈ اٹھوانا، ان سب کو دیکھتے اس نے انکار کیا تھا۔ وہ جس مزاج کا تھا خدیجہ ویسی نہیں تھی۔ شادی کے بعد مزاج نہ ملنا بھی میاں بیوی کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ خدیجہ حاکم حازم امین کو چاہتی ہے۔ دادی کی زبانی سن کر اسے حیرانی سے زیادہ پریشانی ہوئی۔ آتے آتے وہ اس کا دل توڑ آیا تھا۔ اس دن کے بعد حازم کے سوچوں کا محور صرف اور صرف خدیجہ کی ذات تھی۔ اب اس کی ہر بات، ہر ادا یاد آتی تھی۔ ٹینشن بھی تھی، کہیں چاچو اس کے آنے تک کہیں رشتہ نہ طے کر دیں۔ خیر اللہ کے فضل سے رشتہ تو نہیں، مگر انکار ہو گیا۔ یا اللہ رمضان کے صدقے اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ سوچوں میں مگن سگریٹ بھی سلگتا ختم ہو چکا تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔ گھڑی میں وقت دیکھا، وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دادی یہ کام ٹھیک نہیں ہے یار، میرا ساتھ دینے کی بجائے آپ اس کے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ دادی کے سر پر کھڑا وہ غم و غصے سے ہلکی بلند آواز میں بول رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے باپ نے رشتہ لایا ہے۔ حازم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دادی نے جواب دیا، کون سا رشتہ یار دادی، میں خدیجہ سے کر لیتا بات۔ چاچو کی سپیڈ کیوں اتنی تیز ہے؟ اس کے کسی واقف کار کا بیٹا ہے، کئی عرصے سے آنا چاہتے تھے، اب تجھے تو انکار کر دیا، کسی اور طرف تو ہونی ہی ہے اس کی شادی۔ شادی کے نام پر دل عجیب طریقے سے دھڑکا تھا، وہ کسی اور کی ہو جائے گی یہ سوچنا بھی محال تھا۔ آپ کی بات مانتے ہیں وہ، کہیں ان سے کچھ آنے تو دے، اب منہ پر کیسے نہ کر دیتی۔ چل میرا پتر تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ پر ہاتھ پھیرے اسے تسلی دی تھی۔ سر ہلاتا حازم اپنی جگہ سے اٹھتا دادی کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب مسفرہ دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ خدیجہ اسے دیکھ کر مسکرائی، جواباً وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ مہمان آنے والے ہیں، صوفیہ آنٹی نے کہا ہے تمہیں ریڈی ہونے کا کہوں۔ سنجیدہ سے لہجے میں اسے مطلع کیا۔ میں ریڈی ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں۔ مڑ کر مسفرہ کے سامنے کھڑی ہوئی، لان کے سادے سے سوٹ میں بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کسی بھی آرائش و زبائش سے مبرہ چہرہ، خوبصورت سی کالی آنکھیں جن کی چمک اب اکثر ماند رہتی تھی۔ کیا واقعی تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے خدیجہ؟ اس کے مقابل کھڑے ہوتے مسفرہ نے سوال کیا۔ مجھے کیوں کوئی اعتراض ہوگا، ابو کے جاننے والے ہیں، اچھے ہی ہوں گے، اور حازم بھائی؟ ڈریسنگ کی سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ حازم کے نام پر رکے۔ حازم کا نام کیوں لے رہی ہو مسفرہ؟ میں انکار کر چکی ہوں ان کو، دل سے بھی نکال چکی ہو۔ وہ اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھرتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ دل کی کیا بات کرتی ہو، یہ منحوس دل ہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ مسکرا کر جواب دینے پر مسفرہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ آ جاؤ چلیں، دیکھیں تو ابو کس کو بلائے بیٹھے ہیں۔ مسفرہ کا ہاتھ پکڑے وہ دوپٹہ سر پر جمائے کمرے سے نکل گئی۔ گول فریم والا چشمہ ناک پر ٹکائے وہ اپنے سامنے کھڑی ہستیوں پر غور و فکر کر رہی تھی، جو باقی گھر والوں سے ملنے کے بعد اب ان کے آگے سر جھکا رہے تھے۔ اپنے سامنے صاف شفاف بالوں سے مبرہ سر کو دیکھتے دادی کی ایک نظر پیچھے کھڑے گھر والوں پر تھی، جبکہ دوسری نظر حاکم پر ڈالی۔ پتر خالی پلاٹ تے میں کی ہاتھ پھیرا ہوں۔ کسی آنی ہنسی ہنستے انہوں نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔
लड़के समेत माँ बाप ने अजीब नज़रों से दादी को देखा। सब सोफे पर बैठे अब धीमी धीमी गपशप में मसरूफ़ थे। जब खतून ने खतीजा को देखने का इस्तफसार किया, गालबन वो लड़की की माँ थी। चंद सानियों बाद दुपट्टा सर पर ओढ़े खतीजा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जिसे देखते हाजिम ने बेचैनी से पहलू बदला। दादी की पुकार पर वो दादी के साथ खाली जगह पर टिक गई। मुस्फरा ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी, जबकि हदाद हाजिम की नशीस के बाएं जानिब बैठा हुआ था। क्या करती हो बेटा? माँ की जानिब से सवाल आया। लोगों को पागल बनाती है। हदाद मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया, जिसकी बुड़बुड़ाहट हाजिम तक बखूबी पहुंची थी। ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। लड़का अलबत्ता खामोश मगर दिलचस्प नज़रों से खतीजा को देख रहा था, जिसे देखते हाजिम का पारा हाई होने में कोई कसर न रही। नाम क्या है तुम्हारा मियाँ? दादी का फोकस अब नवाज शरीफ का भाई था। जी शफीक, मुस्कुराकर बताया। खतीजा ने पहली मर्तबा नज़रें उठाए अजीब नज़रों से शफीक मियाँ की जानिब देखा। हदाद की हंसी बेसाख्ता थी, जिसे मुंह पर रखे उसने दबाया। कुछ ज़्यादा ही कदीम ज़माने का नाम नहीं। ऐनक दुरुस्त करते दादी की हंसी देखने लायक थी। मेहमानों समेत घर के बड़ों ने भी दादी को हैरानगी से देखा। आहिस्तगी से उठती खतीजा ड्राइंग रूम से निकलती अब मुस्कुरा के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। हमें बच्ची पसंद आई है हाकी साहब, आप बताएं हमें कब मेज़बानी का मौका दे रहे हैं? शफीक के अब्बा रफ़ीक बोले थे। हमें नहीं लगता हम आपको ये मौका दे सकेंगे। जाने कैसे, मगर वो ये बात कह चुका था। सबकी नज़रें खुद पर जमी देखकर वो क्या गया। दादी ने उसे तेरा बेरा गर्क वाली नज़रों से देखा था। ऐसा क्यों महसूस हुआ आपको? शफीक की माँ ने भवें उचकाए पूछा। जब से आए थे एक से बढ़कर एक नमूना देखने को मिल रहा था। वो दरअसल हमारी लड़की पढ़ रही है अभी, कोई बात न बनते वो यही बोला था। बाहर खड़ी खतीजा ने दांत पिसे। हमें कोई एतराज़ नहीं, खतीजा बेटा अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, रफ़ीक साहब की जानिब से जवाब आया। हाजिम चुप हुआ। हदाद अलबत्ता सारी सूरत हाल बहुत दिलचस्पी से देखने में मसरूफ़ था। हमारे ख़ानदान में बगैर बालों वाले मर्दों के साथ शादी का रिवाज नहीं है। दादी तो फिर दादी थी, जाने कहाँ से ख़ानदान की सिरे से ना मौजूद रिवाज को ले आई थी। सोफिया और सुमेरा की नज़रों को इग्नोर किए वो आराम से बैठी थी। खदीजा ने आंखें खोले मुस्रा की जानिब देखा, जो हंसी को रोके मुंह पर हाथ रखे हुई थी। रफ़ीक साहब, मेरे ख्याल में चलना चाहिए अब। बैग था मैं खातून उठ खड़ी हुई। बाप बेटे समेत बाकी सब भी उनकी तकलीद में खड़े हो गए। हाकिम, मैं जवाब का मुंतज़िर रहूँगा, रफ़ीक साहब संजीदा लहजे में कहते बीवी और बेटे को लिए ड्राइंग रूम से निकल गए। सोफिया और हाकिम मेज़बानी निभाते उनके पीछे गए थे। खदीजा और मुस्वरार मेहमानों के निकलने से पहले ही अपने कमरे में चली गई थी। पुप्पी जी, ये सब क्या था? ये कौन सा रिवाज था जिससे मैं ना वाकिफ़ हूँ? सुमेरा की हैरत अभी तक ख़त्म ना हुई थी। कौन सा रिवाज? अब टालना तो था किसी तरह। दादी की लापरवाही भी अरूज पर थी। हाजिम और हदाद एक दूसरे की जानिब देखते खुलकर हंसे थे। बाखुदा फूफी जी, 1000 तरीके होते हैं। आपने भी बेचारे बच्चे का दिल तोड़ना था। बेचारा बच्चा? मेरी कस्तूर जी से आधी उम्र बड़ा होगा। हाकिम और सोफिया ने कमरे में दाखिल होते दादी की बात सुनी। पुप्पी जी, मेरा पुराना वाकिफ़कार था। आपको कोई एतराज़ था तो हम बाद में इनकार कर सकते थे। हाकिम की बात पर ऐनक नाक पर सेट किए दादी ने घूरी डाली। कुछ खुदा खौफी खाओ मियाँ, मेरी बच्ची में खुदा ना खास्ता कोई कमी है जो तुम टकले को पकड़ लाए हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुस्ताक दादी ने हाकिम की खबर ली। मैंने कौन सा देख रखा था लड़के को? आज आपके साथ पहली मर्तबा देख रहा था। शुक्र है खुदा का मैं यहाँ मौजूद थी। तुम्हारा क्या भरोसा, मासूम बच्ची को पकड़ कर रुखसत करा देते किसी आने बाने से। हाजिम की जानिब हाथ बढ़ाए सहारा देने का इशारा करते हाकिम को भी सुनाई थी। हाजिम ने नरमी से हाथ थामे उन्हें खड़ा किए कंधों से थामा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नसीब करे, आमीन। हाजिम के झुके सर पर प्यार किए दुआएं दी थी। सूफिया और सुमेरा ने मुस्कुराकर दादी पोते को देखा। हाथ पकड़े हाजिम दादी को लिए कमरे से निकल गया। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बतूल बेगम, हाकिम के गिर्द बाजू फैलाए हद्दाद ने शरीर लहजे में कहा। हाकिम समेत सबके चेहरों पर हंसी दर आई। फूफी जी भी कमाल करती हैं, हाकिम ने एतराफ़ किया। दादी दादी हैं चाचू, ऐन मौके पर तीर चलाती हैं, इमरान खान की तरह। हदायत के हंस कर तज्जिए करने पर हाकिम की हंसी बेसाख्ता थी। मुझे तो तुम सबकी कारस्तानी लग रही है, दादी को यूं ही आगे लगा रखा है। सूफिया ने हदायत का कान पकड़ा। मेरी तो नहीं, अलबत्ता आपके बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कान छोड़ें, प्यार से उसके सर पर चपत लगाई थी। तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं कुछ? सोफिया बोली। मैंने सोच लिया है, बस इस पर अमल करना बाकी है। पहले बड़े भैया की कश्ती पार लग जाए। आंख दबाए वो सुमेरा की घुरी से बचने की खातिर कमरे से निकल गया। आखिर इनको क्या चीज़ चैन नहीं लेने देती। अब्बू की बजाय वो सरबरा बने बैठे थे मेरे कमरे में। चक्कर लगाती वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश में थी। शिराकत, मुस्फरा ने एक लफ्ज़ी जवाब पर वो रुकी। मतलब? शिराकत चैन नहीं लेने दे रही? तुम किसी और के साथ मंसूब हो? ये चीज़ उन्हें चैन नहीं लेने दे रही?
आराम से कहे वो तकिया सीधा किए लेट गई। खदीजा ने खामोशी से उसकी जानिब देखा। दुपट्टा सर पर लेती उसी खामोशी से वो कमरे से निकल गई। लॉन में नंगे पाँव टहलती वो नज़र दूर आसमान पर रखे हुए थी। पता नहीं अब नसीब में क्या लिखा था। क्या मैं दादी की कस्तूरी से बात कर सकता हूँ? धीमी और खूबसूरत आवाज़ पर वो रुकी थी मगर मुड़ी नहीं। चंद सेकंड के बाद कोई भी जवाब दिए वो फिर से टहलने लगी। हाजिम मुस्कुराता उसके साथ हो लिया। नाराज़ हो? चेहरा उसकी जानिब किए पूछा। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है हाजिम अमीन। बिना देखे जवाब आया। हाजिम की मुस्कुराहट हनूस कायम थी। फिर शायद मैं अपनों से भरकर हुआ जिससे तुम सख्त नाराज़ लगती हो। सियाने कहते हैं खुशफहमियाँ पालना अच्छी बात है मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। रुके बगैर वो बोली थी। जो खुशफहमी तुम्हारे मुतलिक हो उसे मैं दिलो जान से पालूँ। मुस्कुराता लहजा खदीजा का बेसाख्ता दिल धड़का था। कुछ पल खामोशी के सिरके। जब हाजिम की नज़र उसके पाँव पर पड़ी। नंगे पाँव क्यों टहल रही हो? कोई चीज़ चुभ गई तो चोट लग जाएगी। संजीदा और फिक्रमंद लहजा लिए वो अब जूते की तलाश में नजरें दोहरा रहा था। ये चोट उस चोट के नज़दीक कुछ भी नहीं जो आप 3 साल पहले लगा कर गए थे। आज पहली मर्तबा वो शिकवा कर रही थी। मैं बेखबर था खतीजा। अब बाखबर होकर भी ऐसा ही करते? शायद नहीं। शायद मैं कुछ सोच लेता। मुझे आप पर यकीन नहीं है। दो टोक लहजा था। हाजिम ने गहरी सांस भरी। ये लड़की बहुत ज़िद्दी है। हदाद की आवाज़ पर वो दोनों मुड़े। लॉन में चांदनी उतर आई है। दो खूबसूरत दुश्मन इकट्ठे हुए हैं। शरीर लहजा लिए वो इनके करीब आया। शायद एक दुश्मन, एक तो दीवाना है। आंख दबाए हाजिम ने खतीजा की गुलाल होते गाल बड़ी दिलचस्पी से देखे थे। तुम हदाद, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। हदाद की जानिब देखते शिकवा किया। हाजिम अब मुस्कुराता उसको नज़रों में के हिसार में रखे हुए था। तुम्हारी मोहतरम शफीक साहब से जान छुड़वा दी है। इसके अलावा और क्या अच्छा करूँ तुम्हारे साथ? वैसे मैं एक बात सोच रहा था। अगर तुम्हारी और शफीक की शादी हो जाती तो मैं इसे कैसे बुलाया करती? शफीक, मेरी बात सुनो। तर्स के साथ कहते दोनों भाइयों ने हाथ पर हाथ मारे कहका लगाया। एक नज़र दोनों के हंसी से मुज़य्यन चेहरों को देखा। तुम सबसे बात करना फजूल है। पैर पटकती वो पास पड़ा जूता पहनती वहां से जाने लगी। अरे शफीक, बात तो सुन जाओ। खुदात की पीछे से दुहाई पर एक मरतबा फिर से दोनों भाइयों की हंसी उसके कानों में गूंजी थी। आखिरी अशरा शुक्र शुरू हो चुका था जिसके साथ ईद की तैयारियों की शुरुआत भी हो चुकी थी। खदीजा रमज़ान के बाद अब ईद की सफाइयों में मसरूफ़ दिखाई देती थी। हल्की फुल्की नोक जोक में दिन गुजर रहे थे जब एक मरतबा फिर से धमाका हुआ। खदीजा के दिल पर धमाका। अपनी बात कहे दादी पुरसुकून अंदाज में खाने की टेबल पर बैठी खदीजा के चेहरे के उतार चढ़ाव मुलाहिजा कर रही थी जिसे मुंह में डाले निकाह वाले को निगलने की हिम्मत नहीं मिल रही थी। सब घर वाले पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। मतलब किसी को कोई एतराज़ नहीं था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं सोचा था। पानी का घूंट भरने के साथ उमड़ने वाले आंसू भी अंदर धकेले। मैं सोच रही हूँ ईद से पहले किसी दिन हाजिम और मुस्फिरा का निकाह रख लेते हैं। सबने दादी की बात की तईद की जबकि वो हाजिम और मुस्फिरा के निकाह पर अटकी थी। बाहर क्या रिश्ता ढूंढना, घर में ही इतनी प्यारी बच्ची का रिश्ता मिल गया। सुमेरा ने पास बैठी मुस्फिरा के चेहरे पर हाथ फेरते कहा। मुस्फिरा ने उनकी बात पर मुस्कुराते सर झुका लिया। मुस्फिरा से नज़र हटाते उसने हाजिम की जानिब देखा जो बड़ों की बातों पर धीमे से मुस्कुराता अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा था। ये थी इसकी मोहब्बत। एक इनकार के बाद ही दूसरी तरफ हाँ कर दी। खाना वहीं पर छोड़ती वो खामोशी से टेबल से उठी थी। खतीजा, खाना तो ख़त्म करो बेटा। सूफिया की पुकार पर उसने सब ने उसकी जानिब देखा। हो गया ख़त्म मम्मी। किसी पर भी नज़र डाले बगैर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हाजिम की नज़रों ने ओझल होने तक उसका पीछा किया था। तुम खाना दरमियान में छोड़कर क्यों आ गई? और तुमने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। कमरे में दाखिल होते ही मुस्फिरा ने सवालों की बुछार की थी। खतीजा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। तुम कैसे कर सकती हो उनसे शादी? क्या मतलब कैसे कर सकती हूँ? मैं समझी नहीं। उसके सवाल पर खदीजा गड़बड़ाई थी। मेरा मतलब तुमने कहा था वो तुम्हारे भाई हैं, तुम उन्हें भाई कहती हो। ये कोई बड़ी बात तो नहीं, सगे भाई थोड़ी हैं। मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या तुम खुश हो? कौन खुश नहीं होगा? इतने अच्छे इंसान के साथ शादी हर एक लड़की का ख्वाब होता है। वो खदीजा को हैरान कर रही थी। तुम मेरी बहन ना होती तो इस वक्त तुम्हारा हशर कर देती मैं। दिल में सोचा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये सब? मुस्फिरा ने जांचते अंदाज में पूछा। मुझे बुरा क्यों लगेगा? सबकी अपनी जिंदगियां हैं और वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। संजीदा सा जवाब देती वो बेड की जानी मुड़ती अपनी तकिया ठीक करने लगी। रात के पिछले पहर वो लॉन में कुर्सी पर पाँव पर किए बैठी अपनी सोचों में मगन थी। इतने सुकून से इनकार किया था, इसके बाद भी पुरसुकून रही। मगर अब सुकून क्यों नहीं मिल रहा? अब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना? अल्लाह जी मुझे सब्र दे दे। मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, वरना वो हाजिम अमीन समझेगा मैं उसकी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ। अपनी सोचों में गलता उसके पास खड़े हद्दाद की मौजूदगी का भी एहसास ना हो सका। इतनी रात गए लॉन में क्या कर रही हो खतीजा? लहजे में हैरत थी। खदीजा और आधी रात को बाहर, कुछ बात समझ में नहीं थी। हदाद, अकेला छोड़ दो यार, फास्ता है तुम्हें। क्या हो गया है तुम्हें खदीजा? तुम बहुत अजीब रवैया इख्तियार किए हुए हो। दूसरी कुर्सी खींचता वो उसके सामने विराजमान था।
कुछ नहीं हुआ मुझे हदात, पछता रही हो? गैर मुतवक्का सवाल पर खतीजा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। मैं क्यों पछताऊंगी? क्या समझ रखा है मुझे, बल्कि क्या समझ रखा है हाजिम अमीन को, जिसे इनकार करने के बाद मैं पछताऊंगी? पाँव ज़मीन पर रखे वो सीधी हुई थी। पर गौर से खतीजा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। दिल में कुछ नहीं है। अब नजरें ज़मीन पर रख के जवाब दिया। ठीक है, मान लेता हूँ। अब उठो, सहरी में कुछ टाइम है। अम्मी लोग उठ गई तो इस वक्त यहाँ बैठने पर सवाल करेंगी। कुर्सी से उठता वो उठ खड़ा हुआ। खदीजा ने सर उठाया, उसकी जानिब देखा। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मतलब? हद्दाद ने नासमझी से पूछा। मुसरा को पसंद करते हो ना? संजीदा लहजे में वो बात करती हद्दाद को हैरान कर चुकी थी। ये बात उसने खुद के अलावा किसी को नहीं बताई थी। वो दोस्त थे, और वो वाकई अच्छे दोस्त थे, दिल के हाल जानने वाले। पसंद तो करता हूँ, मगर अब जैसा बड़ों का फैसला। कंधे उचकाए। तुम चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ दादी से। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं भाई की खुशी में खुश हूँ, मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वो खुश है? जाने कैसे उसकी ज़ुबान से फिसला। क्या नहीं होना चाहिए? मुस्फरा अच्छी लड़की है, भाई खुश रहेंगे उसके साथ। किसी और का नाम सुनते दिल में दर्द सा उठा था। बेख्तियार आंसू बहते उसने पहलू बदला। अब उठो, अंदर चलें। तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगी। उसके नमीली लहजे में बोलने पर हद्दाद ने चंद लम्हे खड़े उसके झुके सर को देखा। मजीद खामोशी से देखता वो उसका सर थपथपाता अंदर की जानिब बढ़ गया। कब के रुके आंसू हद्दाद के जाते ही बह निकले थे। पछतावा। हॉल में सब खवातीन टेबल पर शॉपिंग बैग्स के ढेर लगाए एक दूसरे के साथ आज की गई शॉपिंग पर तबसरा करने में मसरूफ़ थी, जिनमें दादी भी उनका साथ दे रही थी। पास पड़े सोफे पर हाजिम लैपटॉप लिए बिजनेस वर्क करता दिखाई दे रहा था, जबकि हदास ज़मीन पर पड़े कुशन पर बैठा मोबाइल में सर दिए बैठा था। निकाह के सूट का क्या किया है? दादी ने तस्वीर फेरते सुमेरा और सोफिया से सवाल किया। दर्जी को दे आए हैं पुप्पी जी, अर्जेंट सिलाई का कहा था, उम्मीद है 2-3 दिन में कर देगा, सोफिया ने जवाब दिया। सीढ़ियों से उतरती खतीजा के निकाह के नाम पर कान खड़े हुए और कदम आहिस्ता हुए हाजिम के पास बैठे देखती वो मुड़ने को थी, जब दादी की आवाज़ पर चारों नाचारों से आना पड़ा। काम करते हाजिम ने लैपटॉप से सर उठाए उसे संजीदगी से देखा जो दादी के पास बैठी थी। तू क्यों नहीं गई इनके साथ खरीदारी करने? घर में निकाह है, फिर ईद है, तूने कुछ नहीं खरीदना? थोड़ी के नीचे हाथ रखे उसके मुरझाए चेहरे को देखते सवाल किया। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी दादी, और फिर रोज़ा रख कर कहीं नहीं जाया जाता। तो फिर तू कब खरीदारी करेगी? आज इफ्तारी के बाद जा हदीद या हाजिम के साथ जो ख़रीदना है ख़रीद ले, फिर रश भी हो जाएगा और वक्त भी नहीं रहेगा। हाजिम का नाम सुनते ही दिल में फिर से उदासी छाई थी। कनखियों से वो मुसलसल काम में जुटा हुआ लग रहा था। मेरे दोस्तों की तरफ आज इफ्तारी है, सो मैं लेट हो जाऊँगा। हाजिम भाई ले जाएंगे? क्यों भाई? अपनी बात कहे हद्दाद ने उसकी रजामंदी के लिए उसकी तरफ देखा, जिस पर रजामंदी दिखाते उसने सर हिला दिया। मैं खरीद लूँगी खुद ही दादी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। संजीदगी से कहने पर हाजिम ने सर उठाए उसकी जानिब देखा। दादी अपनी कस्तूरी से बोले, मैं ले जाऊंगा। लैपटॉप बंद करता वो सोफे से उठता अपनी बात कहे अपने कमरे को चल दिया। ले जाएगा साथ, आराम से खरीदारी करना, इन औरतों की तरह बहस से बची रहोगी। उसके घुटने पर हाथ रखकर अपनी बात पर जोर दिया। मुस्फिरा, तुम भी चलो प्लीज़, अम्मी भी मुकर गई हैं। बैग कंधे से लटकाए वो धुले कपड़े तय करती मुस्फिरा को देखती बोली, अभी दिन में ही तो गई थी मैं, अब हिम्मत नहीं मुझ में। तुम जाओ, अच्छी शॉपिंग करके आना। मुस्कुरा कर पलड़ा झाड़ रहा था खदीजा चंद लम्हे उसे देखने के बाद कमरे से निकल गई। गाड़ी में बैठा वो स्टीयरिंग पर हाथ रख के खदीजा के इंतजार में था। जब वो मेन गेट से छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी की जानिब आती दिखाई दी। हल्के आसमानी रंग की शलवार कमीज पर हमरंग शिफॉन का दुपट्टा सर पर रखा था। बचपन से वो इकट्ठे रहे थे, मगर कभी दिल में कोई ख्याल ही पैदा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हाजिम ने खदीजा को सोचा और याद किया था। अपने इनकार पर पछतावा भी हुआ। दादी के बताने के बाद वो मुसलसल खुद को कोसता रहा। अब याद पड़ रहा था क्यों वो जाते वक्त उससे मिलने भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अब तो जज्बात और ख्यालात सब पैदा हो गए थे, मगर हालात उसके मुताबिक ना हो सके। सोचे में गलता उसे खतीजा की गाड़ी में बैठने का भी पता नहीं चल सका। चलें कि गाड़ी में ही बिठाना था सिर्फ। लठ मार अंदाज हाजिम ने भवें उचकाए उसकी जानिब देखा, जो नजरें विंडो स्क्रीन से बाहर रखे हुए थी। कोई भी जवाब दिए बगैर गाड़ी स्टार्ट करते उसने सड़क पर डाल दी। एम्पोरियम, थोड़ी आगे बढ़ते वो बोला। लिबर्टी, सुकून से जवाब आया। नो वे, वहाँ इस वक्त बहुत रश होगा, मुझे वहाँ ही जाना है। खदीजा, तुम्हें जो कुछ पाई चाहिए वो किसी भी मॉल से आसानी से मिल जाएगा। लिबर्टी में तुम्हें इस वक्त सिर्फ धक्के मिलेंगे। गाड़ी आहिस्ता करते उसे समझाया था। अब गाड़ी रोके, मैं खुद चली जाऊंगी। जिद्दी लहजा था। हाजिम ने गहरी सांस भरते हार मान ली। ठीक है, लिबर्टी ही चलते हैं। गाड़ी की पार्किंग लॉट में लगाता वो खतीजा की जानिब आया, जो आम के सैलाब को देख रही थी। वाकई अगर कुछ न मिल सका तो हाजिम के नज़रों ने ही मुझे मार देना है, दिल ही दिल में सोचती वो आगे बढ़ी। ईद के दिन पास थे, हर तरफ बस अफरा तफरी का ही आलम था।
किसी का जूता रह गया तो किसी का दुपट्टा, कोई ज्वेलरी देख रहा था तो कोई बस आवारागर्दी करने आया था। यहाँ वहाँ नजरें दुराती वो खुद भी आवारागर्दी करने वालों में शामिल लग रही थी। साथ चलते हाजिम ने चंद लम्हे उसे देखा। तुम कभी लिबर्टी आई हो? सवाल पर खतीजा ने गर्दन मोड़े उसकी जानिब देखा। बहुत मर्तबा। लग नहीं रहा। हमें घर भी जाना है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करो। इतना रश और ऊपर से हर तरह की आवाम को देखते उसे खतीजा का सुकून से टहलना बिल्कुल न भाया था। देख तो रही हूँ, अब कुछ पसंद आएगा तो वही लूँगी ना। और फिर एक के बाद दूसरी और तीसरी के बाद दूसरी के बाद तीसरी दुकान फरोलने के बाद भी उसे कुछ भी पसंद न आया। साथ चलता हाजिम अपने सब्र का इम्तहान होता देख रहा था। हाजिम मुझे कोई बोलती बोलती वो रुकी। हाजिम कहीं भी नहीं था। झटके से मुड़ते उसने हजूम में उसे तलाश किया, मगर दूर दूर तक हाजिम नज़र नहीं आ रहा था। दिल बेसाख्ता धड़का था, कहीं छोड़कर तो नहीं चला गया। है ही बेवफा। मामला दिल का हो या लिबर्टी का, हमेशा दगा दे जाता है। एक तरफ खड़े होते फ़ोन निकाले, हाजिम का नंबर मिलाया, मगर सिग्नल्स भी उसकी तरह बेवफा ही निकले थे। रात का वक्त था, हजूम ही भी हद से ज़्यादा था। यहाँ से अकेले निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पहले तो हाजिम था जिसके साथ सुकून से वो चल रही थी। सामने लगे झुमकों के स्टॉल को देखते उसकी आंखें नम हुई। कुछ भी नहीं खरीदा और हाजिम भी चला गया। फ़ोन बैग में रखती वो वापसी का सोच रही थी जब किसी ने उसका बाजू कोहनी से पकड़ा। दिल धक से बैठा था। फ़ौरन से पहले मुड़ते उसने बाजू गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, मगर सामने खड़े हाजिम को देखते उसकी अटकी सांस बहाल हुई। कहाँ चले गए थे आप? कुछ काम था, तुम्हें आवाज़ें दे रहा था, मगर तुम्हारी लिबर्टी ने मेरी आवाज़ का गला घोंट दिया। मैं सुन नहीं सकी। तुम डर गई थी? तो और क्या, मुझे लगा आप कहीं खो गए हैं। कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती वो हाजिम को हैरान कर चुकी थी। व्हाट? मैं खो गया था? हैरत से उसकी जानिब देखते पूछा। इतनी अरसे बाद आए हैं, मुझे लगा रास्ता भूल गए शायद। लिबर्टी मुझसे भूला तो नहीं है? और अपनी शक्ल देखो, गुआची गा इस वक्त तुम लग रही हो। खतीजा ने नाक चढ़ाए उसे देखा। बस ठीक है, इतना टाइम ज़ाया करवा दिया। अपने काम थे तो मुझे साथ क्यों लाया? हाथ झुलाकर बोलती वो हाजिम को तब चढ़ाने की पूरी कोशिश में थी। कम ऑन खतीजा, टाइम किसने वेस्ट किया ये तुम्हें भी पता है। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारी शॉपिंग मैं करवाता हूँ। और ख़बरदार जो तुम बोली, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने उसकी तैयारी भी करनी है। हाथ मजबूती से थामने वो उसे हजूम से निकालता गाड़ी की जानिब लाया। उसके हाथ में अपना मकेद हाथ देखते खतीजा का दिल भरा आया था। ये हाथ उसका नहीं था। और दिखाओ तुम नखरे। गाड़ी में बैठती नज़र उसकी हाजिम के हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग पर पड़ी, जिसे वो बैक सीट पर रख रहा था। ये क्या है? तो जैसे उसके मारे सवाल किया। होने वाली बीवी के लिए तोहफा, सीधा सा जवाब था। खतीजा ने गर्दन मोड़े बैग को देखते उसी खामोशी से नज़रें बाहर जमा दी। अपनी मर्जी से शॉपिंग करवा कर वो महज आधे घंटे में फारिग हो चुके थे। घर में दाखिल होते सब लोग हॉल में बैठे नजर आए। सलाम करता हाजिम उनकी जानिब बढ़ गया, जबकि खदीजा सामान रखने सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। जब दादी की आवाज़ सुनाई थी, मैं सोच रही थी खदीजा का कोई अच्छा सा रिश्ता देखो, लगे हाथ इसका भी निकाह कर देते हैं, एक साथ दो दो खुशियाँ। आगे ही तोहफे को देखकर मूड गारित हुआ था, ऊपर से दादी की खुशियाँ। सामान पहली सीढ़ी पर रख के वो उनकी जानिब की। मुझे नहीं करना कोई निकाह। अब इस घर में मेरे लिए कोई रिश्ता आया तो मैं सर्फ खा लूँगी। इतनी जदीद खुदकुशी पर सबके मुंह खुले थे। चंद सानिया बाद सबकी हंसी को देखती वो पैर पर ढक कर जाने लगी। सर्फ ही खाना है तो ब्राइड का खाना, क्योंकि ब्राइड सब राइट कर देगा। हदायत के पीछे से दुहाई देने पर सबकी हंसी का फवारा छूटा। बिना मुड़े वो पैर ज़मीन पर मारती सामान उठाए, सीढ़ियाँ चढ़ती, अपने कमरे का दरवाज़ा ठा से बंद करती। नीचे बैठे सभी नफूस को हंसने पर मजबूर कर गई थी। लॉन में चहलकदमी करते वो नज़रें मोबाइल पर रखे हुए था। जब चाय के 2 कप ट्रे में रखे वो उसके साथ नज़दीक आई। चाय ट्रे टेबल पर रखते वो बोली। मोबाइल बंद करता वो उसकी जानिब आया। उसे बैठने का इशारा करते उसने खुद भी कुर्सी संभाली। बहुत शुक्रिया, चाय की ज़रूरत थी, वो मुस्कुरा कर बोला। जानती थी। नज़रें कप पर रखे हुए वो बोली। बहुत जल्द जान गई हो। अपनों को जल्द समझ लिया जाता है। नज़रें हनूस कप पर थी, जबकि मुकाबिल की उस पर। तुम कहना चाहती हो मैं तुम्हारा अपना हूँ? आपने हर लम्हे मुझे गाइड किया है, किसी अच्छे दोस्त की तरह। छोटी छोटी बातें समझाकर मुझ में एतमाद लाया है। ये सब कुछ भी तो अपने ही करते हैं। नज़रें कप से हटाए उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? क्यों? तो तजस्सुस और हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि तुम पकोड़े बहुत अच्छी बनाती हो। शरीर मुस्कुराहट लिए वो बोला था। हद्दाद, बुलंद आवाज़ में उसका नाम लेते वो चिड़ी थी। आपकी शक्ल पकोड़ों जैसी बन जाएगी एक दिन। मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मुस्कुरा जवाद मुझे कबूल कर चुकी है। खूबसूरत सी मुस्कान के साथ बोलता वो उसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया। हाजिम के मैसेज पर वो चाय का कप थामे खड़ा हुआ। आ जाओ, दादी बुला रही हैं। उसकी तकलीद में मुस्कुरा भी कप ट्रे में रखे हद्दाद के पीछे होली। तुम दोनों इस वक्त कहाँ थे? कमरे में दाखिल होते ही दादी ने तफ्तीशी अंदाज अपनाया। लॉन में थे दादी। हद्दाद की जानिब से जवाब है। मैंने रजामंदी दे दी, इसका ये मतलब नहीं तुसी सारे हुन वादू ही हो जाओ।
दादी की बात पर हाजिम हंसा था। दादी जी, कुरी राजी मुंडा राजी ते की करेगा काजी। दादी के पास धप से बैठता वो बोला था। दादी समेत हाजिम और मुस्फरा भी मुस्कुरा दिए। खतीजा जब से आई है कमरे में बंद है, सख्त मूड खराब लग रहा है मुझे। मुस्फरा काउच पर बैठती बोली, मेरे ख्याल में दादी बस करते हैं, वो परेशान रहने लगी है। हाजिम के लहजे में फिक्रमंदी वाजी थी। हाँ बिल्कुल, और अब मैं भी अब इस मज़ीद उसके सामने झूठ नहीं बोल सकती। जब वो उदास होती है तो मुझे बुरा लगता है। मुस्फरा के कहने पर दादी ने सांस भरते सबको देखा। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, जाओ बता दो फिर के हम उसके साथ मजाक कर रहे थे। पहले तो सिर्फ इनकार किया था, अब भाई की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हद्दाद के कहने पर सब मुस्कुरा दिए। और कुछ दिन की बात है बस। दादी के कहने पर सर हिलाता हाजिम कमरे से निकल गया, जिसके पीछे मुस्फरा भी उठती चाय की ट्रे थामे बाहर को निकल गई। लगे हाथों मेरा भी कोई छोटा मोटा निकाह करवा देते। दादी के घुटनों पर हाथ रख के गोया इल्तिजा की। बिल्कुल नहीं, एक ख़ानदान है मेरा गांव में। ईद के बाद मैं वापस जाऊंगी, फिर भेजना अपने माँ बाप को। मेरी बेटी का निकाह दुआ सब अपने घर में होगा। उनकी बात पर मुस्कुराते हद्दाद ने रजामंदी से सर हिला दिया। न जाने कब वो उसे छिलकने लगी। सादा सी फितरत की, अक्सर डरी डरी सी। उसके अंदर इतना एतमाद पैदा करने वाला भी खुद हद्दाद था। दादी ने पहले से उसने मुस्वरा से अपने दिल की बात की थी, जिस पर सर झुकाते उसने सब कुछ दादी की रजामंदी पर डाल दिया। और अपने पोते को दादी कभी इनकार करे, ये मुमकिन ही नहीं था। खदीजा के इनकार के बाद यह हद्दाद के मास्टरमाइंड का आइडिया था, जिस पर अमल करते वो किसी हद तक कामयाब हो चुके थे, क्योंकि खदीजा की बनाई अना की दीवार गिर रही थी। 27वीं शब को निकाह की तारीख रखी गई, जबकि आज 25वां रोज़ा इख्तिताम पजीर हो चुका था। घर में गहमा गहमी सा आलम था। एक अरसे बाद घर में कोई खुशी आई थी, वो भी घर के बड़े बेटे की। सब तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। एक वही थी जो कभी सबकी तैयारियों को देखकर चिढ़ती और कभी कमरा बंद करके आंसू बहाती। किंचन से निकलती वो कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जब सोफिया की आवाज़ पर हाल में मौजूद घर वालों की जानिब गई। खदीजा, घर में फंक्शन है, आओ मेहंदी लगवाओ। लड़की कब से बैठी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है। सोफिया की बात पर उसने एक नज़र दादी के पास बैठी मुस्फरा पर डाली, जो दादी को मेहंदी दिखा रही थी। नहीं लगवानी को मेहंदी, घर में जिनका फंक्शन है वो तैयारी कर रही हैं। मेहरबानी फरमाकर मुझे इस सबसे दूर रखें। आंसू के बायस गला रुंधा था। बमुश्किल बोलती वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में बंद होगी। पीछे बैठे सब नफूस एक दूसरे की जानिब संजीदगी से देखा। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हाजिम ने गालबन उसकी बात सुन ली थी। दादी को इशारा करता वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ता उसके कमरे के आगे रुका। 2 मरतबा नॉक करने इस पे भी कोई जवाब न मिला। हैंडल घुमाते वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने का मंजर उसकी तवक्का के मुताबिक था। कुचन में दूध मुँह दिए उसका हिलकोरे खाता वजूद उसके रोने की गवाही दे रहा था। आहिस्ता से कदम उठाता वो दरमियान में फासला रखता उसके नज़दीक बैठ गया। खतीजा, नरमी से पुकारा। खतीजा का हिलता वजूद थम गया। तुम्हारा इस तरह का रवैया और ये रोना समझ में नहीं आ रहा। हनूस मुंह कुशन में दिए बैठी थी। मेरी बात का जवाब दो खतीजा। संजीदा लहजा था। खतीजा ने आहिस्ता से सर उठाया। आंसू से भरी आंखें शिक्कों से भरी थी। हाजिम ने बेख्तियार सांस भरी। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, चले जाएं यहाँ से। लहजा नम था। मैं तब तक यहाँ ही हूँ जब तक तुम बता नहीं देती कि यार तुम्हारे साथ मसला क्या है। आपके साथ क्या मसला है, क्यों फिक्र है मेरी। जाए जाकर अपने निकाह की तैयारी करें आप। हल्की बुलंद भीगी आवाज़ में नम आंखें लिए वो बोली। वो भी मैं कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे मसाइल सुनना चाहता हूँ। खतीजा की जानिब से कोई जवाब न आया। मैं देख रहा हूँ जब से घर में निकाह की बात हुई है तुम्हारा रवैया ही बदल चुका है। उखड़ी उखड़ी सी बात सीधे तरीके से की जा रही है। तुम मुंह फाड़ कर जवाब दे रही हो। अपनी प्रॉब्लम बताओ ताकि हल निकाल सकूँ। बगौर उसके गुलाबी चेहरे को देखता वो संजीदगी से बोल रहा था। आप है मेरा मसला, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। आप चले जाएं हाजिम। अब की बार बोलते आवाज़ गले में ही रुंधी थी। चला गया तो फिर नहीं आऊँगा। खतीजा ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखें बातें संजीदा थी। वो सच कह रहा था, वो सच कहता था। उसके जाने की बात पर आंसू बेख्तियार आंखों से निकलते गालों को भिगोने लगे और चंद लम्हों बाद वो फिर से रोने लगी। हाजिम ने गहरा सांस छोड़ा। इंतहाई ज़िद्दी लड़की थी वो, रो रो कर मर जाएगी मगर अपने मुंह से इतराफ़ नहीं करेगी। अना की दीवार बहुत बुलंद बना रखी है। झटके से उठती वो अलमारी की तरफ गई। हाजिम उसके उठने पर सोचे से निकलता भौं उचकाए उसे देख रहा था, जो कपड़े हैंगर समेत बेड पर हाजिम के करीब फेंक रही थी। ये क्या कर रही हो, आग लगाने के इरादे हैं। बेड से उठता वो उसकी जानिब बढ़ा, जो कोई जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ अब अलमारी के निचले हिस्से से छोटा सा हैंड कैरी निकाल रही थी। खतीजा, कुछ पूछ रहा हूँ। मैं मामू की तरफ जा रही हूँ, ईद उनकी तरफ करूँगी और कोई मुझे रोकेगा नहीं। हाजिम ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जो कैरी बेड पर रखी उस पर झुकी थी। लगता है रोज़े रखकर तुम्हें दिमागी कमज़ोरी हो चुकी है। कपड़े उसके हाथ से पकड़े वापस अलमारी में रखे। मेरा दिमाग ठीक है, मुझे अपना काम करने दे हाजिम, आप बस जाइए यहाँ से। कपड़े दोबारा अलमारी से पकड़ते बेड पर फेंके। तुम अपना निकाह छोड़कर जा रही हो। संजीदगी से अपनी बात कहे वो भतीजा के जवाब के इंतज़ार में था, जो मुसलसल सर बैग में दिए हुए थी।
हाँ, क्योंकि मुझे आपके निकाह में वो रुकी थी। हाथ में पकड़ा हैंगर बेड पर रखती हाजिम की जानी बढ़ी, जो बाजू सीने पर बांधे उसी को देख रहा था। अपना बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल। हाजिम अमीन और खतीजा हाकिम का निकाह। लबों पर हल्की सी खूबसूरत मुस्कुराहट लिए वो बोला। खदीजा का मुंह खुला था। इतना बड़ा मजाक। हैरत अब गुस्से में ढलने लगी। पागल बनाया आप सबने मिलकर मुझे। तुम पहले से ही पागल हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाजिम गम और गुस्से से भरपूर लहजा था। तुम्हारी जिद के लिए ज़रूरी था। मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगी। बेड पर बैठती वो नाक से कोड़ कर बोली। मत करना, बस निकाह कर लेना। उसकी जानी बातें वो बोला। खदीजा ने सर उठाए उसे देखा। वो उसी का था। दिल से हर वसवसा निकल गया था कि अब भी कोई एतराज़, इनकार उसके सर पर खड़े पूछा। चंद लम्हे उसके चमकते चेहरे की जानिब देखते सर नफ़ी में हिला दिया। हाजिम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। सर पर सर पर हाथ रखे होले से थपथपाया। अब उठो, इस फैलावे को समेटो। जज्बात में आकर पूरी अलमारी बाहर निकाल दी। आप मदद कर दें, मुंह बनाए उसे देखा। श्योर, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि अलमारी कैसे सेट करते हैं। मुस्कुराहट दबाए मदद फराहम की। खदीजा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। आप निकले यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। कमरे से ही निकलना है ना, कि दिल से भी निकाल रही हो। शरीर अंदाज़ा कमरे से निकल जाए बस। दिल का आपने ठेका ले लिया है अब। खदीजा की बात पर हाजिम का कहकहा बेसाख्ता था। सर हिलाता वो कमरे से निकल गया। पीछे खड़ी खदीजा ने शर्मगी मुस्कुराहट के साथ अपना फिलावा समेटना शुरू किया। घर वालों से लड़ झगड़ कर वो राजी हो चुकी थी। इशा के बाद निकाह की तकरीब होनी थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो अपनी तैयारी को देख रही थी। क्रीम कलर की अनारकली फ्रॉक पर लाल दुपट्टा ओढ़े वो प्यारी लग रही थी। आंखों का काजल कारी घूर आंखों की चमक भराता उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। मेकअप के नाम पर काजल और लिपस्टिक लगा रही थी। इतनी सी तैयारी में भी वो निकाह की खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। कमरे में दाखिल होती मुस्फरा ने सताइशी अंदाज में सरता पैर उसे देखा। माशाल्लाह खतीजा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह नजर बस से बचाए, आमीन। गले लगाते उसे दुआ दी। खदीजा उसकी दुआ पर मुस्कुरा दी। हद्दाद कहाँ है? लॉन में तैयारी देख रहे हैं। तुम भी तैयार हो, ईद के बाद आएंगे हम अपनी बन्नों का हाथ मांगने। उसकी थोड़ी को थामे शरीर लहजे वो बोली। चची कहीं कोई मसला ना कर दें। चची की ऐसी की तैसी। तुम्हारी चची को तो मैं दिन में तारे ना दिखाई तो मेरा नाम भी खतीजा हाकिम नहीं। दुपट्टे का पल्लू थामे नाक चढ़ा कर बोली। खदीजा हाजिम बन चुकी होगी तब तक तुम। खदीजा उसकी बात पर मुस्कुराई। कितना वक्त है यार, घुटन हो रही है इन कपड़ों में। बस थोड़ा सा, नमाज के फौरन बाद रस्म हो जाएगी इंशाल्लाह। उसका हाथ थामे मुस्कुरा कर बताया। नीचे चलें? खतीजा ने पूछा। हाँ आ जाओ, जब तक वो आते हैं मैं तुम्हारी तस्वीरें ले लेती हूँ। सर हिलाती खदीजा उसका हाथ थामे एक नज़र शीशे में अपने अक्स को देखती कमरे से निकल गई। मोतिये के फूलों से सजे स्टेज पर बैठा खूबसूरत जोड़ा एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ चुका था। घर वालों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जिनमें दादी सरे फहरिस्त थी, जो स्टेज पर ही कुर्सी संभाले बैठी थी। हदात की नज़र गाहे बगाहे सफ़ेद कपड़ी शर्ट में मलबूस प्यारी सी मुस्कुरा पर थी, जबकि वो खुद भी सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस था। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो चुके थे। तकरीब का भी एहतमाम हो रहा था। जब अपनी सेल्फियाँ लेती खदीजा को हाजिम ने पुकारा। लिबास तब्दील नहीं करना, मैं कुछ देर में आऊँगा। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो स्टेज से उतरता अपने दोस्तों को रुखसत करने लॉन से निकल गया। हाजिम के जाने के बाद मुस्कुरा उसे स्टेज से उतारती घर के अंदर ले आई। बहुत खुश हूँ आज मैं, मेरे बच्चों का निकाह बिलाहिर हो ही गया, नहीं तो कस्तूरी ने कोई कसर न छोड़ी थी। शुक्र अदा करने के साथ साथ खतीजा को भी लपेटा था। सब घर वाले दबी दबी हंसी हंसती है। दादी आज मेरा निकाह हुआ है, आज तो छोड़ दे, मुंह बनाए वो बोली। दादी ने करीब आ करते उसका सर चूमा। खदीजा मुस्कुरा, जाओ बच्चों आराम कर लो, अब काफ़ी टाइम हो गया है। समीरा के कहने पर वो दोनों उठ खड़ी हुई। हाँ आप सब भी आराम कर लें, सहरी के लिए भी जागना है। सोफिया ने भी तायद की थी, जिसके बाद देख रहे सब अपने अपने कमरों में चल दिए। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो रुका था। बेड पर पाँव लटकाए वो मज़े से मोबाइल चलाने में मसरूफ़ थी। सबसे हैरत हाजिम को उसके कपड़ों को देखकर हुई। लॉन के सादा से सूट पर निकाह वाला दुपट्टा अच्छे से ओढ़ रखा था। सर नफ़ी में हिलाता वो आगे बढ़ा। क्या मुझे का खेज औरत लग रही हो? अचानक आवाज़ पर वो चौंकी। औरत किसे बोला आपने? खड़े होते हाथ कमर पर रखे करे तेवरों से पूछा। मैंने मुझे का खेज भी बोला है, आप ही की बीवी हूँ। कंधे उचकाए थे। हाजिम बीवी के नाम पर सर झुकाए मुस्कुरा दिया। तुम्हें बोला था लिबास तब्दील मत करना। अलमारी की तरफ बढ़ता वो बोला। गर्मी लग रही थी उसमें, वैसे भी देख तो लिया था, गौर से नहीं देखा था। अलमारी का दरवाज़ा बंद करता वो उसकी जानिब आया। हाथ में बैग मौजूद था, वही बैग जो शॉपिंग वाले दिन खतीजा ने उसके हाथ में देखा था। बैग पर नज़र पड़ते ही वो मुस्कुरा दी। ये तो होने वाली बीवी के लिए था ना? हाँ अब हो चुकी बीवी के लिए है। मुस्कुराते उसे बैग थमाया। बैग खोलते उसे रंग बिरंगे झुमकों के डिब्बे नजर आए। खतीजा ने हैरत से सर झुकाए हाजिम को देखा। वो आज भी जानता था जी खतीजा झुमकों की दीवानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे हैं। लहजे में तशक्कर समोए वो प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली। तुमसे कम
हाजिम के जवाब पर वो मुस्कुराई थी। मैं जानती हूँ, इतरा कर बोलती वो हंसती। उसे हंसता देख हाजिम आगे बढ़ता उसके नज़दीक हुआ। सुर्ख दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा थामे उसके बालों पर बोसा दिया। पीछे हटते हाजिम ने उसका लाल होता चेहरा देखते कहकहा लगाया, बस इतनी सी बात की मार हो तुम। उसकी बात पर लाल चेहरे के साथ मुस्नुई घूरी डालती बैग थामे वो कमरे से निकल गई। पीछे खड़े हाजिम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। मुस्फिरा मुस्फिरा छत पर आओ, चांद देखते हैं। खदीजा ने सीढ़ियों पर खड़े मुस्फिरा को पुकारा जो हॉल में समीरा के साथ बैठी थी। सर हिलाती वो समीरा से माजरत करती खदीजा की जानी बढ़ी। कहीं भी नहीं नजर आ रहा, एवं तो नहीं ऐलान कर दिया ईद का। नज़र आसमान पर रखे मुस्फिरा से पूछा, टेलीस्कोप से देखते हैं वो खदीजा, आम आंख से कम ही नजर आता है। पहले ईद दिन का चांद। क्या हो रहा है लड़कियों? हदायत की आवाज़ पर वो दोनों मुड़ी जहाँ दोनों भाई खड़े थे। चांद ढूंढ रही है खदीजा। मुस्फिरा के कहने पर दोनों मुस्कुरा दिए। हाजिम आगे बढ़ता खदीजा के नज़दीक खड़ा हुआ। उन्हें साथ देख के मुस्फिरा और हदाद मुस्कुराते नीचे की जनी भर गए। कहाँ थे आप? तुम्हारे दिल में? दो बदू जवाब आया, वो तो आप बचपन से ही हैं। नज़र आसमान पर रखे मुस्कुराकर बताया हाजिम, वो रहा चांद। उसका हाथ था, मैं उंगली की मदद से चांद की तरफ इशारा किया। हाजिम की नज़रें हनूस खुद पर महसूस करते सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। मेरा चांद तो मेरी दहलीज पर है, हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता वो खदीजा के दिल को बेहद खूबसूरत लगा था। उसका माथा उसका थामा हुआ हाथ उठाया अकीदत से लबों से लगाया। हाजिम उसकी अदा पर खुलकर मुस्कुराता उसे अपने नज़दीक करता सीने से लगा गया। खुले आसमान तले ईद की चांद की मध्यम सी रोशनी में दो खूबसूरत दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। ईद की नमाज के बाद सब मर्द हजरात घर में दाखिल होते घर वालों की जानी बढ़े। दादी से ईद मिलने और दुआएं लेने के बाद वो सब हॉल में ही बैठे थे, जबकि हदाद हमेशा की तरह खाने की खातिर किचन की तरफ लपका। किचन में खड़ी मुस्फिरा को देखता वो शरीर सा मुस्कुराया। पीछे किसी की ना मौजूदगी की तसल्ली करता वो आगे बढ़ा। ईद मुबारक मुस्फिरा। जवाद पीछे से सरगोशी के अंदाज में बोलता वो मुस्फिरा का तरा निकाल गया था। डरा दिया हदाद। उसके अंदाज पर हदाद जोर से हंसा। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खाने में क्या है? छूटते ही खाने का पूछा। बहुत कुछ है, आंटी आ जाएं फिर टेबल सेट करते हैं। ट्राइफल का बाउल फ्रिज में रखते बताया। अच्छी लग रही हो। ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस मुस्कुरा को देखता वो बोला। लंबे बाल ढीले से जोड़े में मुकीद थे, कानों में छोटे छोटे झुमके डाले वो सीधा हदाद के दिल में उतर रही थी। ये काली आबशार बह जाती तो ईद और भी खुशगवार हो जाती। इशारा उसके बंधे हुए बालों की जानिब था। मुस्कुरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। याद आया। कुछ याद आने पर वो मुकम्मल उसकी जानिब घूमी थी। ईदी निकाले ज़रा, मुझे रख लो ईदी के तौर पर। हदाद के शदीद मुस्कुरान के साथ कही बात पर वो खुलकर हंसती। तुमसे भी ईदी चाहिए? वो क्या? मुस्कुरा ने नासमझी से पूछा। पकौड़े बना दो प्लीज़। इल्तिजाइया अंदाज था। उफ हदाद, आज तो बख्श दे, अब सारी ज़िंदगी नहीं बख्शना तुम्हें। चलो शाबाश, शुरू करो। मैं ज़रा दुल्हन साहिबा से मिल आया। बड़ी सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता वो किचन से निकल गया। शाम में बनाऊंगी, तैयार होकर गर्मी नहीं खानी मैंने। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती वो भी उसके पीछे किचन से निकली थी। अपने कमरे से निकलते हाजिम की नज़र सीढ़ियों से उतरती सुर्ख लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस खदीजा पर पड़ी। हाजिम को देखती वो तेज़ी से उसकी जानिब आई। ईद मुबारक हाजिम। चहकता हुआ अंदाज था। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुम क्या तुर्की का झंडा बनी घूम रही हो? उसके लाल लिबास पर चोट की। दादी कहती हैं नई नवेली दुल्हन को सच समझ कर रहना चाहिए। इतरा कर बताया। और इतना सच संवर कर किस लिए रहना चाहिए? अपने शोहर के लिए और किस लिए? और गरीब शोहर आधे दिन के बाद देख रहा है ये सजावटें। मुस्कुरा कर तंज किया। अच्छा, ज़्यादा बातें मत करे। ईदी लाए मेरी। हथेली हाजिम के सामने फैलाई। मुंह दिखाई लेने की उम्र है तुम्हारी और तुम ईदी मांग रही हो? मुस्कुराहट दबाए शरारती लहजा अपनाया। चले मुंह देख कर ईदी दे दें। मुंह हर वक्त ही देखता हूँ। अब वो उसे तंग करने के मूड में था। हाजिम, ईदी दे दे, आराम से, नहीं तो हट जाए रास्ते से। तंग आते उसने मुंह बनाया। भाई क्या करते हैं, 2 दिन की दुल्हन है हमारी। ईदी के बजाय अब अपनी जान हथेली पर रखते हैं। हदाद की आवाज़ पर दोनों ने हदाद और उसके पीछे आती मुस्रा को देखा। हदाद ने खदीजा के गिर्द कंधे फैलाए उसके सर पर बोसा दिया, जिस पर खदीजा ने मुस्कुराते उसके बाल बिखराए थे। जान नहीं चाहिए, ईदी चाहिए। खदीजा की भी एक ही रट थी, भाई मेरी ईदी भी। मुस्रा की आवाज़ पर तीनों उसकी जानिब देखते मुस्कुराए। क्यों नहीं मुस्रा, तुम्हें ईदी तुम्हारी बहन प्लस भाभी देंगी। कहते ही उसने वॉलेट खदीजा के हाथ पर रखा। खुशी से खिलते चेहरे के साथ वो शुक्रिया अदा करती मुस्रा का हाथ पकड़े हाल की जानिब ले गई। हाजिम और हदाद बेयक वक्त सर नफी में हिलाते हंस दिए। मौसम कदरे खुशगवार हो गया था। सब घर वाले लॉन में इकट्ठे हुए बैठे थे। लड़कियां हदाद से तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ़ थी, जबकि हाजिम अपना कैमरा जूम की अपनी जोजा की तस्वीरें लेने में मगन था। वे शुड़लियो एथे आओ, अपने मुंह डिंगे सीधे करी जाते हो, साड़ी तस्वीर भी बनाओ। आजा हाजिम, इधर कस्तूरी, मुसवरा, सब मेरे पास आ जाओ। हदाद तो
تو بنا تصویر ذرا سونی جی کر کے۔ میرے ساتھ کیا دشمنی ہے بطول بیگم؟ ٹائمر لگا کر میں بھی آیا۔ موبائل سٹینڈ پر سیٹ کر کے ٹائمر لگاتے وہ نیچے بیٹھے ختیجہ حازم اور مسرا کے ساتھ دادی کے قدموں میں بیٹھ گیا، جبکہ بڑے سب اوپر کرسیوں پر براجمان تھے۔ چند سیکنڈز کے بعد ایک خوبصورت یاد خوبصورت لوگوں کے مسکراتے چہروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔